अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और जी हाँ, माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त जो है ईद गुज़री, हमारी ज़बरदस्त जश्न आज़ादी गुज़री और बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने कैसे ईद मनाई ये बताइए मुझे, क्योंकि समटाइम ये होता है कि हम आपके साथ जब लाइव आते हैं और जब आपसे बात होती है तो आप लोगों को जो फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन लोगों को भी कभी नहीं भूलती, क्योंकि हमने यौम स्याह भी कश्मीरी अपने बहन भाइयों के साथ कल ही जो है मनाया था और हम उनके साथ हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमने एक यौम यकजहती उनके साथ मनाई। और मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो ने भी कहा हम पीछे क्यों रहे, हम भी उनके साथ जो हैं कदम ब कदम उनके साथ हैं। वो कभी अपने आप को अकेला महसूस न करे, बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम, अफवाज, फोर्सेस, हमारे एक एक बच्चा, एक एक बशर जो है वो हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की, तो आपने देखा होगा हमारे न सिर्फ हम दूसरे शहरों की बात करें, हम सब जगह एक हमारा अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर होता है और हमारा दिल होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और हमारे कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ मुंतखब किए जाते हैं अच्छे कामों के लिए। हमारे जो है मुल्क के लोग भी ऐसे हैं, जब भी कुछ ऐसी बात होती है, कहीं पर भी, कराची में हो, किसी जगह पर भी हो, कोई सानिया हो, उस जगह फ़ौरन पहुंचते हैं। इसमें कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ स्काउट्स के हैं, कुछ हमारी फोर्सेस हैं। कभी भी जैसे अभी बारिशें हुई हैं, बहुत तबाही हुई है बारिशों से, जो है सैलाब आ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन उस जगह पहुंचते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है और कि वहाँ पर पहुँचना उनके लिए, वो अपने आप को इसमें बहुत एक अपना आप को समझते हैं कि हमें उस जगह पहुँचना चाहिए। ये उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि हमारी कोई डेजिग्नेशन हो, कोई पोस्ट हो, तभी जाके हम कुछ काम करें, लेकिन कुछ लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं हमारा दिल है, हमारा एक फीलिंग है, हमारा जज्बा है। जब जज्बा हो ना, उसे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग हमारे दरमियान कम है, लेकिन हैं, हमारे इर्द गिर्द ही होते, हमें नज़र नहीं आते। तो हमारे जब मैं उन लोगों की बात करूं जिनको किसी पोस्ट की, किसी सोर्स की, किसी इट्स मीन के किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती, उनके जज्बे होते हैं, वो काम करते हैं। मैंने अपने अहले मोहल्ले में भी देखा है, कभी अल्लाह ना करे कुछ साने आया है, कुछ गली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है स्ट्रीट में, या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो फ़ौरन उस जगह पहुंचने की करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर रोड पे भी किसी को देख लिया तो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो हेल्प के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हम एक दूसरे की हेल्प के लिए। आपने गाना सुना है ना हमारा मिली नगमा, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे भी औलाद शादमान है। हम लोग इसी तरह होना चाहिए कि हर जगह हम पहुंच जाएं और हर किसी की हेल्प के लिए। और ये किसी मैं ये नहीं कहूँगी किसी मुसलमान में, ये इंसानियत का जज्बा कहलाता है। और जिसके अंदर ये इंसानियत है, वो किसी शहर में हो, किसी मुल्क में हो, वो इस बात से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि कौन सी ज़बान के लोग हैं, कौन से इनका कल्चर है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो। हम सब अगर इंसानियत है ना, तो वो बंदा मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी नज़र में ये नहीं है ये बलोची है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, नो वे। उसने ये सोचा है ये इंसानियत की मैं खिदमत कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये शहर, ये ज़बानें अहम नहीं रखती और ये सेलेक्टेड लोग होते हैं। अब जिस तरह जो है आपने देखा होगा आलिया सारिम बरनी, वो एक माशाल्लाह काम कर रही है। हमारी छिपा है, ईदी एम्बुलेंस आपको देखा वर्किंग कर रही है। हमारी बिल्किस ईदी साहिबा जो है, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, माशाल्लाह उनके हस्बैंड बहुत अच्छा काम करें। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो हम जब बात करते हैं कि कुछ लोगों को सोर्स की, कुछ लोगों को किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती, वो उस पावर से पहले ही उनके अंदर एक फीलिंग्स होती है काम करने की। मैंने अभी आपसे कहा कि वो ये चीज़ें नहीं देखते कि मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ये काम करूँगा, मेरे पास ये सीट होगी तो मैं ये काम करूँगा। वो उससे पहले ही अपने उनके दिल में क्या है, इंसानियत है। तो हमारे दरमियान मौजूद है इस वक्त, बहुत ही नाइस पर्सन है। मैंने अब जाके उनको देखा है, अब जाके मैं ये कहूँगी उन्होंने एक पार्टी को अपने आप को रिप्रेजेंट किया और वाह वाह किया है, जिससे मैं ये कहूँगी वो बिल्कुल किसी से जैसे डरते ही नहीं है और डंके की चोट पे बात करते हैं। और वो इससे पहले बहुत सारे अच्छे काम करते रहे और करते रहेंगे। हमें उनसे यही उम्मीद होनी चाहिए और उन्होंने हमें उस उम्मीद जो है ये दिलाई है कि हम
उनसे ये उम्मीद कर सके। इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान अलीम आदिल शेख साहब। प्लीज़ मैं सर रिक्वेस्ट करूँगी आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। अच्छा सर हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे थे, कैसे हैं सर? ठीक है, फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह अभी आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले आपके मैं काफ़ी तारीफें, मैंने कहा ना कुछ लोग हैं 4 साल हो गए, अभी तो ना कहिए। नहीं मैं कुछ और कह रही हूँ, आप समझे नहीं। मैंने कहा देखें पार्टी से रेलिवेंट आपने जो एक खुल के अपने आप को प्रेजेंट किया है वो तो मुझे पता है आप काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी आपकी जो है सिलेक्शन हुई इलेक्शन के अंदर, एक प्रेजेंटेशन हुई, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने पार्टी को काम ज़रूर किया, लेकिन आपने अपना एक आपके जज्बा था ना, वो मैंने हमेशा देखा। आप हर जगह पहुँचे हैं और मैंने कहा है कि खुदा कुछ लोगों को मुंतखब करता है, उनको किसी सोर्स की, किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती, वो उनके जज्बे होते हैं। आपने वो जज्बा बेइंतहा मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि देखिए कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि सियासत जो है, शायद वो इसका नाम है कि हमने जलसे जुलूस करने हैं, किसी को हराना है, किसी को जिताना है, किसी को छुड़वाना है, किसी को बंद कराना है, यही शायद सियासत है। और जब मैं उससे हट के कुछ काम करता हूँ, अक्सर मुझे कहते थे यार ये तुम एनजीओ वाला काम क्यों कर रहे हो, तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, ये जो हम काम करते हैं किसी के दुख में, किसी की तकलीफ़ में, किसी के मसले में, वहाँ हमें वोट मिले ना मिले, वहाँ हमारा कोई सियासी फ़ायदा हो ना हो, वो लोग हमारे सियासत से उनका ताल्लुक़ हो या ना हो, तो उसमें मैंने हमेशा कहा कि उनको मदद करना हमारी तो ज़िम्मेदारी है। मतलब देखिए सियासतदान की वो ज़िम्मेदारी होती है, चूँकि हम कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे। तो मैं नहीं समझता कि अगर मैं अपने से हट के फर्ज किया सांगड़ में जाता हूँ, मेरा वोट नहीं है वहाँ, मैं औरंगी टाउन जाता हूँ, कोई मसला होता है मैं जाता हूँ, तो लाजमी नहीं है कि मुझे वहाँ वोट का फ़ायदा हो, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी जिम्मेदारी में शामिल है कि मैं जाऊँ। और असल समाजी काम जो है मैं समझता हूँ कि वही सियासत है, समाज की खिदमत सियासत होती है। हमने लेकिन बदल लिया अपने आप को। हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ जिसमें हमें कुछ फ़ायदा हो, नुकसान हो, कोई सियासी फ़ायदा हो, सियासी नुकसान हो, तो बस जब जज्बा ये हो और अल्लाह ताला ने ये दिया कि कहीं कोई, मैं समझता हूँ कि जहाँ मेरे जाने से कुछ बेहतरी आ सकती है तो मैं चला जाता हूँ। वो थर हो, वो लड़काना हो, वो मलीर हो, वो नाज़माबाद हो, वो लियाकताबाद हो, जहाँ कोई इशू है, जहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे जाना चाहिए, मैं रुक नहीं सकता। मैं अगर टीवी पे कोई चीज़ देख लूँ, मैं कहीं से सोशल मीडिया पे कुछ देख लूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हल कराने में अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ। अब वो हल हो ना हो, लेकिन मेरे कदम बढ़ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बहुत सारी जगह अब तो ये सूरत हाल हो गई थी कि अब वहाँ जाके पहुँच गई है कि सिर्फ जब मैंने सिंध के बहुत सारे हॉस्पिटल्स का दौरा करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे कहा कि जी ऐसे ही कहते हैं कि हम आपके आने की एक पोस्ट चला देते हैं कि कल अलीम आदिल शेख इस ज़िले में आ रहे हैं, अस्पतालों का दौरा करेंगे। कहते हैं आपकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट से हमारे बहुत सारे अस्पताल के मामला ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा फिर वो होता झूठ था। फिर उन्होंने कहा चलने दे, क्या हो गया, फ़ायदा ही हो रहा है ना। मतलब ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो आज भी मैं समझता हूँ कि ये सेकेंडरी चीज़ है कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। प्राइमरी चीज़ ये है कि हमने खल के खुदा की खिदमत करनी है, हमने अपना रोल प्ले करना है। और मैं समझता हूँ कि फिर बार बार मैं कहता हूँ कि सियासत मतलब एदी साहब जो करते थे वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, चीपा साहब करते हैं ज़िम्मेदारी नहीं है, सैलानी मौलाना बशीर फारूकी साहब अगर सैलानी की तरीके खिदमत करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये ज़िम्मेदारी तो हमारी है, ये लोग एडिशनली करते हैं, ये हुकूमतों की होती है, हमारी होती है। हम क्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी है, उनकी मेहरबानी है। वो तमाम इंटरनेशनल इदारे हों या लोकल इदारे हों या मुखियर हजरात हों या लोकल समाजी, बहुत सारी बेचारे गुमनाम लोग बहुत हैं। बहुत सारे शहर में इस मुल्क में वो गुमनाम लोग हैं जो समाजी इदारे जिनके ज़रिए चल रहे होते हैं, उनका काम नहीं है, वो रब को राज़ी करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, मैंने जैसे आपको देखा, कैसा लगता है जब ऐसे लोगों के दरमियान जिनके पास कुछ चीज़ प्रोवाइड ही नहीं होती, हम लोग पता है यहाँ पे बहुत फैसिलिटेशन है शहर में, और थर्ड में चले जाना और लोगों को अभी देखा वहाँ पे जो है एड्स भी आ गई है थर्ड की साइड पर, और बहुत सारे ऐसे दही इलाकों में आप जाते हैं, बहुत करीब से लोगों को आप और रेगुलर एक तो होता है, हम लोग जैसे लोग होते हैं वो कई महीनों सालों में जाते हैं, मैं सही कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। लेकिन आप जाते हो और उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, बहुत करीब से देखा। अभी 2 वाक़यात आपको मैं ईद के 2 दिनों के 2 वाक़यात बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप एक कॉलर आप बात करें, मिसेस ज़ाहिद हमारी रेगुलर कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी मिसेस जाहिद कैसी हैं आप? हेलो। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा इनकी दोबारा कॉल ले लें जरा, इम्पोर्टेंट, जरा सा आवाज शायद उनको डिस्टॉर्शन हो रहा है। जी जी, 2 वाक्य आप। ये 2 दिनों के 2 वाकयात बताऊंगा। जी बिल्कुल। और ये आपका शो है जी जी, स्पेशल। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम कितना तबाह हो चुका है, हमारा निज़ाम कितना बेहिस हो चुका है, हम कितने बेहिस हो चुके हैं। जो बेहिस। इदारे हैं हमारे, ईद के रोज़ ऐन नमाज के वक्त ईद की नमाज में मस्जिद की छत गिरती है ओवरलोड होने की वजह से। ईद की नमाज में 17-18 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं मेरे हल्के गरीबाबाद में। 4 लोग बड़े सीरियस जख्मी होते हैं, 2 की डेथ हो जाती है, 1 को जना अस्पताल लाते हैं। सिर्फ 3 जगह से टांग टूटती है उस बुजुर्ग की। अच्छा। कभी आपने टांग टूटने में किसी को मरते हुए नहीं देखा होगा। नहीं नहीं कभी भी नहीं। उन्हें जना अस्पताल लाते हैं, जना अस्पताल में भी उनकी ब्लीडिंग चूँकि हो रही होती है तो ब्लीडिंग कोई नहीं रोकता। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो वेस्कुलर इंजरी है, इसको वहाँ ले जाए, सिविल ले जाएं। वहीं इमरजेंसी में ही, चूँकि शायद डॉक्टर नहीं होगा उस दिन, डॉक्टर साहबान ईद पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर साहबान बच्चों के साथ कलेजी बोट टिक्के बना रहे होंगे, उन्हें नहीं कि किसी की जान जा सकती है। वहाँ से उनको उठा के सिविल अस्पताल भिजवा दिया जाता है। मैं खुद जाता हूँ उनको लेके, मेहरबानी उनकी, वो एम्बुलेंस देते हैं जिना वाले, सिविल जाते हैं। सिविल जाके जैसे नॉर्मल एक हमारा होता है जो मरीज़ के जो होते हैं घर वाले, उनकी ख्वाहिश होती है कि जल्दी इलाज हो, जल्दी इलाज हो। जाहिर सी बात। जल्दी नहीं होती इलाज, उसमें इलाज में डिले होता है। उनकी कोई डॉक्टर साहिबा बैठी होती हैं, उनको भी शायद वो ईद पे घर पे बात कर रही हूँ, मौजूद तो थी वो, उनको गुस्सा आता है, उनको गार्डों से लेके उनकी पिटाई करवाती हैं। उसके एक बेटा आजाम, उसकी पिटाई कराती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहती नहीं हमारे पास इलाज नहीं, जिना लेके जाओ वापस उसको। मुश्किल से वो खून की बोतलें ले आती हैं। इसको ये सीखने के लिए मैं बताता हूँ कितने बेस हो गया निज़ाम। और ये मसीहाओं की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी जल्लादों की बात नहीं कर रहा, मसीहाओं की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर वहाँ से घंटा 2 बाद उनको बात है जी, खून की बोतलें मंगा ली जाती हैं। गरीब लोग कहीं जो खून वून लाते हैं, 2 बोतलें लगती हैं, वो स्टेबल होते हैं। उनसे कहते हैं जिना लेके जाओ, हमारे पास नहीं हो। जिना लाते हैं, जिना लाते हैं, कहते हैं अच्छा जी आ गए जी। कहते हैं उन्होंने भेज दी, क्यों भेज दिया? चलो इसको खून चढ़ेगा। जी जी। उनका खून का है, उनका खून तो उससे पहले है, लेकर आओ। वापसी में वो डेथ हो जाती है। मतलब ये ईद के दिन की बता रहा हूँ आपको, मतलब ये सिस्टम की तबाही है। मैं और वो मर जाते हैं। और कोई आज भी मैं कहता सोच रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार होगा उसका। ईद के दूसरे सुनिए, पहले दिन वो, दूसरे दिन जनरेटर से के इलेक्ट्रिक, ये जो किलर इलेक्ट्रिक है शहर के अंदर, किलर इलेक्ट्रिक 4 दिन से लाइट नहीं थी। बहुत अच्छा वो जोड़ा बेचारे, आपने, किलर इलेक्ट्रिक। ओह माय गॉड, जी बड़ा जी, अच्छा जुमला है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ लाइट नहीं थी। वो बेचारे 4 लोग कोयटा से मजदूरी करने एक छोटे से होटल उन्होंने बनाया हुआ था। पहली बारिश के ईद के एक दिन पहले बारिश में उनका होटल गिर जाता है, वो बेचारे बारिश में डूब जाते। छोटा सा झुग्गी होटल होगा, 4 जवान भाई 18 साल से 24 साल तक के, वो जनरेटर लगा के सो रहे होते हैं। गरीब लोग थे, चारों के चारों मर जाते हैं। 7:30 बजे उनकी डेड बॉडी अस्पताल पहुंचती है, से अगेन जिना अस्पताल। और 3.5 घंटे तक वो कहते हैं हमें डेड बॉडी ले जाने दो, हम अपने गाँव लेके जाएँ। डेड उठाने वाला नहीं होता कोई, वो मतलब MLO नहीं होता, ये नहीं होता, वो सिस्टम में फंस जाते हैं। वो कहते हैं डेड बॉडी चाहिए, पुलिस कहती है रिपोर्ट चाहिए, MLO कहता है बगैर रिपोर्ट के नहीं दूंगा। मतलब सिस्टम की खराबी में चारों की डेड बॉडीज पड़ी होती। फिर मैं जाता हूँ वहाँ, फिर उसके अंदर मतलब इन मामले, ये तो ऑटो पे चलने चाहिए ना, ये तो ऐसे ऐसे चलने चाहिए। उसके बाद सेक्रेटरी साहब से बात होती है, वो ऑन बोर्ड होते हैं, SSP साहब से बात होती है, बात करके 4.5-5 घंटे बाद डेड बॉडीज़ मिलती हैं। और अगेन एम्बुलेंसेस कौन देता है? ईद ही देता है। मैं बताता हूँ ये निज़ाम हमारा काम नहीं है, वो हेल्पिंग है। उन्होंने काम लिया हुआ है। ये तो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अरबों रुपए के हमारे बजट होते हैं, अरबों रुपए लोगों के पास होते हैं, अरबों रुपए हुकूमतों के पास होते हैं। ये तो ऑटो पे होना चाहिए ना कि जी अस्पताल मरीज आएगा तो MLO मौजूद होगा। और आपको स्पेशल डेज के ऊपर खास तौर पे जब मुहर्रम होते हैं, रबीउल अव्वल होता है, ईद होता है, इसके लिए तो स्पेशल ड्यूटीज लगती हैं और बारिशें होती हैं तो पूरा अलर्ट होना चाहिए। और इस चीज़ का कोई सिस्टम जब तक आप अलीम साहब बार कह रहे हैं सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम। हमारे इधर मैंने कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है मिसेस जाहिद, मेरे कान में आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इसे दोबारा देख लीजिएगा, कोई बात, वैसे कोशिश बड़ी कर रही थी कि इनसे बात हो जाए। हेलो, अलीम साहब से बात करना चाहती हैं आई थिंक सो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा इनकी आवाज़ यहाँ पे कम आ रही है। हेलो, कोई बात नहीं। हाँ मैं बोल रही हूँ। हेलो जी, बात कीजिए मैम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कान में आ रही है, यहाँ आ रही है? जी, मुझे अलीम आदिल शेख साहब से बात करनी अलीम आदिल शेख जी, साहब जी, आपसे फरमाइए। बात करेंगे। आपको आ रही है? जी, आ रही जी, है। ठीक। जी, हेलो। जी, मुझे अलीम आदिल शेख साहब से बात करनी सर है। ये स्पीकर की आवाज़ खोलिएगा नदीम जी, भाई। आवाज़ आ रही है। यहाँ पे जी, हेलो। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ? आप बोलिए, बोलिए आप। ये स्पीकर की आवाज़ कम है ना, थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। जी, हाँ, अब यहाँ सही पे है। इतना गुलिस्तान में बहुत ब्लॉक है, में गलियों में इतना पानी है, इतना पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है पानी। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमें पता है कि आप बहुत सिलाई काम भी करते हैं सियासत के अलावा भी, तो हम देखते हैं, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे ब्लॉक केस का थोड़ा हाल आके देखें। घर में पानी घुसा हुआ है, बाहर का पानी घुसा हुआ है, और इतना ज़्यादा पानी। कौन सा एरिया पूछिए? मिसेस जाहिद, और बहुत एरिया बताइएगा। हमारे इस ब्लॉक एक में कमांडर सीएनजी के सामने ही है। कमांडर क्लिनिक एरिया कौन सा? एरिया कौन सा है मिसेस जाहिद? बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। राजा जी, मेरी आवाज़ आपका नदीम भाई इनसे एरिया पूछिएगा जरा। हलीम साहब पूछ रहे हैं बार बार। एरिया और नंबर ले लीजिए, हम रब्ता डिफेंस करते हैं। डिफेंस तो भी नहीं बात हो पाई। देखिए, अच्छा, आवाज़ चूंकि नहीं आ मैं रही। अपने डायरेक्टर से कहूँ नदीम भाई इनसे जरा सा एरिया वगैरह इनका पूछिए। नंबर ले लीजिए, हाँ, आपके शो के बाद हम इनसे बात करते हाँ हैं। जरूर। अच्छा, और मैं इंशाल्लाह। यही कहना चाह रही थी, आपने बार बार सिस्टम को मेंशन किया है, और मैं तो कहती हूँ आप फोकस करें। हमारे मुल्क में अगर सिस्टम अच्छा हो जाए, कुछ निज़ाम बहुत ख़राब है, और 3 निज़ाम ऐसे हैं जिसने पूरे शहर को, अगर यकीन करें एक हफ्ता और बारिश होती ना, हमारा पूरा कराची एक डूब चुका। हफ्ता, एक दिन और होती तो एक दिन तो हमारा अल्लाह पूरा ताला ने कराची करम किया। डूब जाता है, ये भी यकीन एक दिन की बारिश है ना, रात से लेकर सुबह तक चली थी 10 बजे तक बस। और सालों बाद, 1 साल बाद बारिश होती है। हमें आज तक ये नहीं समझ में, जगह जगह जो है पानी। जौहर ब्लॉक 8 उन्होंने बताया, जौहर ब्लॉक बस 8। मैं राब्ता उनसे करता राब्ता कर लेंगे आपसे। अच्छा, मैं हैरान हूँ मिसेस कि- जाहिद, इंशाल्लाह मैं शो के बाद आपसे कॉल करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हल करें। मैं बिल्कुल अभी आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह वैसे शो एक के दिन बाद। मैं कहती हूँ मॉर्निंग शो में एक आएगा जी, आपकी आवाज़ हलीम आदिल शेख के साथ। नहीं, इंशाल्लाह हम ऐसा जाते लोगों की, मैं तो लेने जा रही। अच्छा, पता चले। देखिए आप, मैं आपको पता है क्यों बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी आपने जैसे एक रिस्पॉन्स दिया है, तो आप सिंध के अंदर, तो आपका मैंने सिंध असम्बली में बोलते देखा है। आप एक जस्ट लाइक, अब अपने मसीहा की बात की थी ना, कि आपने जो लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप रोल अदा कर रहे हैं। जब आपने कहा कि हम, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारी ये सीट्स जो हमें मिली हैं, हमारा काम बनता है, लेकिन हर बंदे का अगर काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो काम उस प्रॉपर तरीके से कर ले, तो कितनी अच्छी बात नहीं? देखिए, चूंकि डायरेक्ट पॉलिटिकल शो नहीं है और सामने मेरे कोई जिम्मेदार नहीं बैठा किसी हुकूमत का, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा। सहाफ़ती उसूलों के ख़िलाफ़ है कि सिंगल शॉट मतलब कीजिए। मैं अगर पीपल्स पार्टी मेरे सामने बैठी होती तो मैं ज़रूर बताता नहीं, मुझे पता है कि आपने क्या कुछ बेइंतहा किया है, करते आपने हैं। क्या, लेकिन इशू ये, तभी मैं कह रहा हूँ हम सब ना, बात यह कि आज 10 साल बाद बारिशें हो गई और ये शहर डूब गया, DHA भी डूबा, तो लेकतबा FC एरिया भी डूबा। अच्छा, मैं क्या आपकी इस बात में ऐड कर सकती हूँ? आप इस चीज़ को और मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। सिंध पर अभी तो आप लोगों ने अभी किया ना, सिंध पे काफ़ी टाइम से इनकी हुकूमत थी, सिंध पे माशाल्लाह से। ऐसे सिंध में अभी भी नहीं की हुकूमत है। हाँ, जी, अभी मैं तो कहना चाह रही थी ना, आप सुन नहीं जी, लेना, सिंध ताकि में- पता जी चल जाए, आपको बताइए। क्लियर हो जाए। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जब हमारे पास कॉल्स आती हैं तो काफ़ी टाइम से, तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि पूरा, क्योंकि मेन आप लोग हैं, सीट्स के ऊपर मेजॉरिटी आप लोगों की है, माइनॉरिटी लोगों की कम है, तो हैंडलिंग आप लोग हैं, पावर्स में आप हैं। अब मुझे ये मुझे समझ में नहीं, मैं आपसे पूछूं, आवाम से पूछूं, या अपने मिनिस्टर से पूछूं, या उन सीट्स वालों से पूछूं कि जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है बेइंतहा ख़राब है, के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बेइंतहा, जब तक वो जो बारिशों में 5-6 अमवात ना हो जाए, के इलेक्ट्रिक को दिल में ठंडक नहीं पहुँचती। 30 से ज़्यादा हुआ। हाँ, वही ना, जब तक ना पहुँच जाए। और बच्चे भी, जिसमें जवान भी, लड़के भी, डिफेंस में 3 लड़के एक साथ बाइक पे, वो भी मर गए, बहुत दुख होता है। जिसके घर से उठती है ना जनाजे, उनसे जाके कोई पूछे ना, तो आपका फिर पता चले कि कितनी तकलीफ होती है। उसके अलावा हमारा सीवरेज का निज़ाम, हमारा जो है गार्बेज का निज़ाम, कुछ नहीं मालूम। अगर बाइक पे कोई फैमिली बैठी हुई है, अगर वो उस रोड से पानी भरा हुआ है, वो अगर गाड़ी तो चलो निकल ही जाएगी, लेकिन वो अगर गड्ढे में वो बच्चा गटर में गिर जाए, कितनी तकलीफ होगी सर, मुझे ये कुछ समझ में नहीं देखिए, आपने बताया कि बिल्कुल इस शहर ने हमें सबसे ज़्यादा वोट किया है, लेकिन हमें वोट मिला है इस शहर में, मतलब हम डूबे हैं। हाँ हमारा वोटर डूबा है जी, हम लोग डूबे, मतलब हम लोग इफेक्टीज हैं इस सिस्टम के, हम इफेक्टीज हैं, हम मुतासरीन हैं।
चूँकि वोटर हमारा है, हमने हमें वोट किया है। जिम्मेदारी किसकी है? मैं चलिए बात कर देता हूँ। देखिए, जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास इख्तियार होता है। 18वीं तरमीम के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने इस तमाम मसाइल सूबे को चलाने के लिए वफाक ने, पीटीआई ने, जिसकी गवर्नमेंट है, उन्होंने पैसे सूबे को देने और उसके बाद सूबों ने अपना निज़ाम चलाना है। तो पैसे तो आ जाते हैं लेकिन निज़ाम नहीं चलता। इस दफ़ा भी 146 अरब का बजट था। 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 10 साल से। इस साल 146 अरब का बजट है। अब लगा लीजिए 10 साल में कितना बजट होगा। तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा, 1000 अरब से ज़्यादा इनको यही गटर साफ़ करने के लिए, पानी की लाइन डालने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, नाला साफ़ करने के लिए मिले होंगे। लेकिन 10 साल में यही सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। वो कहीं फालूदे वाले के अकाउंट में गया, कहीं ओमनी के अकाउंट में गया, कहीं जाली अकाउंट में गया, कभी दुबई गया। साहब ने कर दिया ना, ऑडिट का पूछ लिया ना। अब तो करेंगे ना, अब तो नहीं छोड़ रहे ना वो। बचेगा तो कोई भी नहीं। अब तो इंशाल्लाह एक एक रुपए का हिसाब होगा, लेकिन वो हिसाब होता रहेगा। लोग तो नहीं बचे ना, डूब गए। मिसेस जाहिद अभी बता रही हैं, मेरे एहसानाबाद मेरा हल्का है, मैं कल भी, आज की बताता हूँ, कल भी सुबह 3.5 फुट पानी है वहाँ। मस्जिद डूबी हुई है, इमाम बारगाह डूबी है। लेकिन मैं एहसानाबाद वालों से देता हूँ। पहले ईद के दिन से थे, वहाँ हर मुस्तकिल एक बीमारी वहाँ लगी हुई है। कल हम सुबह गए, मेरी कल मिनिस्टर साहब से बात हुई, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, एमडी वाटर बोर्ड से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई। लेट्स क्लीन कराची के तहत हमारा मुहिम चल रही है। जी जी। अब उसमें जब मतलब 3 फुट पानी है, भाई भिजवाइए मेरे साथ किसी को, वहाँ जाके देखते हैं। तो उसके बाद मैं कहता हूँ क्या अफसोस हुआ कि ना कोई देखे सियासत हो रही है ना कुछ। भाई अगर आपको इतना ही परेशानी थी तो आपका कोई, उनके वाइस चेयरमैन है वहाँ पीपल्स पार्टी का, वो आ गया, तुम्हारा इज्जत का मसला बन गया। फिर जी उसको राज़ी करने के लिए कि जी सियासत, भाई इलेक्शन नहीं है, सियासत नहीं है। हम सियासत में लोगों को डूबने से बचाएं। हम गए सारे, हमने कहा कि जी मोटरें दे दें, ये दे दें, वो दे दें। कल सब पहुंचे हुए थे, हम अपनी तरफ से भी लेके गए हुए थे। लेट्स क्लीन जो मुहिम है FWO की जानिब से, कल वहाँ शावल, डंपर, एक्सकेवेटर, वो सब चीज़ें भी थी। लेकिन जहाँ पंप से पाइप चाहिए थे, PDA में भी ऑन बोर्ड था। लेकिन नहीं जी, वो सियासत होने लगी। फिर वहाँ सियासी लोग आ गए पीपल्स पार्टी के कि नहीं जी यहाँ तो उसकी शक्ल नजर आए इसमें। मैंने कहा लगा दो ना गटरों पे अपनी तस्वीरें ला के, मैं कहता लगाओ। फिर अगर आपको वैसी शक्लें, आपके बूथे हमें नहीं देखने, जब काम करो। तुम गाड़ियों में 5-5 गनमैन पीछे बिठा के छलांगे मार रहे हो, रखो अपने पास ये गनमैन, काम करके दिखाओ, पानी निकाल के दो। शर्म आनी चाहिए। मेरा हल्का डुबाया हुआ इन लोगों ने, और उसके बाद वहाँ आके अपनी सियासत चमका रहे। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी देखिए, आज भी 1% सिंगल पेनी हमारे पास फंड्स की नहीं आई। फंड तो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट कर रही होती है। लेकिन आज भी हमारे हल्के डूबे हुए हैं। जी मैंने बताया ना, पूरा शहर कोरंगी में बहुत बुरे हाल इलाकों के हैं, वो FC। अच्छा, मेरे पास अभी ना एक सोशल मीडिया पे आज सुबह ही देख रही थी मैं, तो एक पर्सन ने कहा कि मैं इस वक्त जापान में मौजूद हूँ, और उसने कहा कि देखिए ये पोल है ना, पोल को प्लास्टिक से कवर किया हुआ है उन्होंने। नीचे वाली जितनी साइड होती है ना, एक पर्सन की हाइट होती है 6 फुट, उन्होंने उसको, ताकि खुदा न खास्ता उसको कोई टच कर ले तो उसको का अर्थ ना लगे, प्रॉब्लम ना, उन्होंने उससे नीचे वाली, पूरे पोल को नहीं, नीचे वाली साइड को प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। आजकल हमारे कराची में एक सोशल मीडिया पे जो है वायरल किया हुआ है कि बच्चे अगर पोल को हाथ ना लगाएं गलती से तो वो क्या करें, आप खुद से, ये ना खुद से, ये हमें सिविक सेंस सिखाया जा रहा है कि आप ना क्या करें, उसे लकड़ी से जो है ना वो कवर कर दें, तो ताकि किसी बच्चे को अर्थ ना लगे। हमारे दरमियान कॉलर है एहसन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी जी एहसन, क्या पूछना है आपने? अलीम साहब मौजूद हैं। मैं एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, पूछिए क्या पूछना है। मेरे घर में पानी भर चुका है, मुझे बताएंगे मैं कहाँ पे जाऊँ? कुछ ऐसा इदारा बता दीजिए। मैं 3 दिन से कंटिन्यू अपने चेयरमैन को कॉल करके बोल रहा हूँ मेरे पूरे घर में पानी भर चुका है, उसको ला लगे मैं थक गया हूँ। मैं क्योंकि ऐसे मुतल्लिका पेज नहीं रहा है। डायरेक्टर साहब का नंबर। एहसन, आपका चेयरमैन कौन है? आपके एरिया का चेयरमैन कौन है? उसको छोड़िए, अपना एरिया अच्छा, बता अपना एरिया बता दो। चेयरमैन का एरिया कौन सा है? एरिया कौन सा है एहसन? शाह फैसल अल-फला। अच्छा जी, शाह फैसल अल-फला। अभी शो के बाद इनसे हम रब्ता करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता करते हैं। शाह फैसल अल-फला जी, ये अल-फला सोसाइटी जी। अभी शो के बाद आपसे रब्ता करते हैं और इस हल निकलवाते हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, वहाँ की कोरंगी की टीम से, हम लेट्स क्लीन की टीम से कहते हैं कि वो इंशाल्लाह करके आपके घर का पानी ज़रूर निकलवाते हैं इंशाल्लाह।
वैसे चेयरमैन साहब को जाना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं चेयरमैन साहब को जाना चाहिए। और मैं जो शो के थ्रू देख रहे हो, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब को फौरी तौर पे अपने डी वाटरिंग पंप्स भेजने चाहिए, और पीडीएमए को, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास पंप्स होते हैं, उन्हें भेज के डी वाटरिंग करानी चाहिए। वैसे एक बात है, मैं तो चाहती थी ऐसा होता, काश आप लोगों की, जब हम लोगों ने आपको एक सेलेक्ट किया है लोगों ने, तो मैं तो कहती हूँ कराची में बारिश होती, पानी यूँ गायब होता, हम कहते हैं वाह वाह वाह, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर बात करते हैं कंटिन्यू। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इस वक्त मौजूद है अलीम आदिल शेख साहब हमारे दरमियान, और आपके बाकायदा सवालात के जवाबात दे रहे हैं। क्या बात है इनकी, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, और आपसे रिस्पांस भी आपसे ले रहे लेते छोटी सी ब्रेक। और बड़ी अच्छी बात है कि वो साथ साथ कह रहे हैं मैं आपके मसलों का हल भी निकालूं, उसे सुन नहीं रहे, कह रहे हैं आप हमें रब्ता करें, हम आपको रब्ता करेंगे। मुझे अच्छा लगा, और मैं तो सोचो एवरी वीक इनको एक प्रोग्राम दे दूं ताकि बहुत सारी बातें आपसे शेयर हो सके। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। जी हाँ, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और हम बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त डिग्निटी हमारे दरमियान मौजूद है। और जब बात करी थी मैं उनसे, तो मुझे खुद भी कुछ, जब हमारी कॉल आ रही थी, और मुझे भी ऐसा हो रहा था मैं भी बहुत सारे सवाल इनसे करूँ एरिया के बारे में, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मैं चाहती हूँ आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाए, जिस तरह इनकी सोच है कि मैं लोगों के मसले हल करूँ। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी मौजूद है। जी हाँ, अलीम आदिल शेख। आज मैं बताना चाह रही हूँ नाज़रीन, क्योंकि हम आपसे गुफ्तगू करने लगे थे, सिंध के सदर भी हैं, एमपीए भी हैं, और पार्लिमानी लीडर भी हैं। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेहरबानी। मुझे इस सब की जो प्रायोरिटी लगती है वो इनकी ये खूबसूरती। असल तो ये है ना, असल तो इंसान खुद क्या है, ये एडिशनल चीज़, ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये रैंक्स नहीं है, ये जिम्मेदारियाँ हैं। जब आपको जिम्मेदारी मिलती है, अब मजीद उसको अगर समझे तो ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। कोई आपको रैंक नहीं लगता कि जी आप एमपीए बन गए रैंक लग गया, आप एमपीएस के सरबराह बन गए, पार्लियामेंट लीडर बन गए तो रैंक लग गया, आप सिंध के पार्टी के सदर बन गए तो रैंक लग गया। रैंक होता है, लेकिन अगर समझा जाए तो ये जिम्मेदारी होती है। अगर आपके पास कोई ओहदा ना हो तो कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जैसे आप, जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास आपके नंबर होंगे, या जो लोग आपको थोड़ा बहुत आपके एरिया, तो आपके पास जाते होंगे मसले एक होंगे, लेकिन आप जब आप चाहते हैं कि आपको एक स्क्रीन के ऊपर भी लोगों की इंट्रैक्शन हो, लाइक कि आपसे लोग बात करें, हो सकता है वो बातें आपको ना पता हो। कहते हैं इंट्रैक्शन लोगों से मिलने से, इसीलिए कहते हैं ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना चाहिए, कुछ दूर भी रास्ता जाए तो आप ज़रूर जाइए। एक मिसाल है, तो हम जब लोगों से इंट्रैक्शन होते हैं, लोगों की बातों पता चलती है, फिर हमें मसलों के प्रॉब्लम्स पता कि अब हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है, रास्ते बनते हैं, फिर हम आप लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। मैं सही कह रही हूँ? ऐसी बिल्कुल सही कह रही हैं। You are 100% right. ऐसे जैसे न्यूज़पेपर है, लोग देखते हैं, उससे लोग अपनी बातें लिखते हैं, आप पढ़ते हो तो अच्छा ये भी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, तो एक ऐसा इदारा जिससे आप कनेक्ट हो जाएं और लोग आपसे कनेक्ट हो, ये बहुत खुशाइन बात। और लोगों को जो पता चलता है ये बंदा है जो हमसे इंट्रैक्शन खुद कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। सही कह रही हैं आप। देखें, सुनने से ही पता चलता है, आवाम के बीच में रहने से पता चलता है, शेयरिंग से पता चलता है, और अक्सर चीज़ें, और हम मूव कर रहे होते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने काफ़ी सारे नाले अपने सामने खड़े होके मैंने सारे नाले खुलवाए हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ थे, बड़े इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन पानी आता था, लोगों के घरों में घुस जाता था। तो बात यह कि इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो भी था, हमारे जितने MP MLAs थे लोगों के साथ खड़े रहे। हमारे पास नहीं था कुछ, और ये लेट्स क्लीन कराची मुहिम जो है, इसमें सब साथ हैं, हम साथ हैं, KMC साथ है, सब लोग साथ हैं उसमें, मतलब, और हम उसमें सियासत भी नहीं करना चाह रहे, हम उसको बिल्कुल सियासत से अलहदा रख के। मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई बहुत बड़ी जगह दे दे, नहीं मुझे नहीं, मतलब गवर्नमेंट के उसमें हो, प्रीमिसेस में बड़ी सी जगह हो, जहाँ हम, मेरे पास असल में एक स्कूल फेस्टिवल जब करते हैं तो कम से कम 50,000 से अब बच्चा आता है। अगर एक एक बच्चा, एक एक पौधा अगर हमसे कहते हैं लेकर आए, तो आप सोचिए 50,000 पौधे लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? बिल्कुल। उसकी एंट्री जो है, एंट्री टिकट है एक पौधा, वो लेकर आए, चाहे शॉपिंग बैग मिलेगा, हम उसे ज़मीन, अगर गवर्नमेंट की ज़मीन हो, आपको पता है अगर एक सीक्वेंस बनाई जाए जगह की, तो वो जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो जब वो उनको बाकायदा 2 महीने बाद विजिट करवाया जाए, देखिए आपने ये पौधे, वो बड़े होंगे तो बच्चे कितना खुश होंगे। यानी कि 50,000 अगर वो पौधे वो विजिटर्स के लिए हो जाए कि लोग वहाँ पार्क बन जाए एक किस्म। देखिए जी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो है वो हमारे कप्तान का ख्वाब है, और इमरान खान साहब का ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर तकमील पे जा रहा है। और आप देखिए कि हमारी
टूरिज़्म बहुत डेवलप कर चुकी है, केपी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, और हम चाहें तो इंशाल्लाह सिंध में भी हम टूरिस्ट बना सकते हैं पॉइंट, टूरिस्ट पॉइंट्स जो हैं अंदरूनी सिंध में बहुत सारी जगह बन सकते हैं। थर में बहुत बड़ा इस वक्त थर की सूरत हाल ये है कि बहुत दीदनी मंजर है वहाँ थर में। बारिशों के बाद का थर जो होता है वो कश्मीर से कम नहीं होता है। कश्मीर थर हो गया, गोरख हो गया, हमारा ठट्ठा की जो कींझर लेक हो गई है, लोग बेचारे जाते हैं, पूरा कराची वहाँ ढुल जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे समंदर को हमने गंदा कर दिया है, हमारे सी साइड के ऊपर हम स्पॉट्स बना सकते हैं। तो टूरिज़्म हम डेवलप कर सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन कौन बनाए? बात यह है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या मैं अपना घर बनाऊँ, या मैं अपना एरिया बनाऊँ, या मैं अपने आप को मजबूत करूं, या मैं अपने लोगों को मजबूत करूं। तो सिंध में तो हुआ ही नहीं है। 10 साल से अरबों रुपए खा के आज क्या है, मकाफात अमल है ना, कि आज जेलों में है, हर रोज़ एक नया पंछी पकड़ा जा रहा होता है, हर रोज़ नया पंछी एक पिंजरे में जा रहा होता है। कोई तो वजह है ना, कोई तो वजह है ना उसकी। वजह यह है कि 2 दिन की बारिश ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। ये लोग, इनके घरों के अंदर पानी है, इनके रस्तों पे पानी है, मसाजिद में पानी है, स्कूलों में पानी है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? दुनिया जहान में बारिशें होती हैं, हर जगह होती है। मतलब मिसाल लाहौर में बारिश हुई है ना, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा पानी, एक दिन में। लेकिन कराची में तो लगता है कि बाबर रहमत जो है ये जहमत बन जाती है दुनिया जहान में। ऊपर से कचरा, फिर देखिए जी, कचरा भी नहीं उठाया इन्होंने, नाले भी नहीं साफ़ किए, मतलब कचरे तक का उठाने का काम इन्होंने पता नहीं चाइनीज़ फार्म को दे दिया। यहाँ कितने बेरोज़गार लोग हैं, क्या उनसे नहीं उठवा सकते थे? चूँकि ये चलाते हैं वन विंडो ऑपरेशंस, जहाँ से कमीशन मिले। इसकी वजह से पीपल्स पार्टी अपने इख्तिताम पजीर हो रही है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी अपने आखिरी सांसें ले रही है। पीपल्स पार्टी के लोग। लेकिन आप लोग ना, मैं चाहे आप लोग हो, मिनिस्ट्री में कोई भी हो, मुझे नहीं, मैं एक कॉमन सी बात कर रही हूँ, जो भी मिनिस्ट्री में आप देखें, हमारी आवाम टैक्स भी देती है। एक तो होता है ना कि हमारी आवाम टैक्स कहाँ देती है। कोई भी मिनिस्टर बैठ के ये मेरे सामने भी कह देगा ना, मैं चाहे मॉर्निंग शो करती हूँ, मैं कोई करंट अफेयर शो नहीं करती, लेकिन सेंसिबल तो हूँ ना मैं। आप मुझे पता है किस चीज़ पे टैक्स नहीं कटता। आप बिजली पे, गैस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। मोबाइल तो कोई खाना खाए ना खाए, मोबाइल ज़रूर यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। बस सही बात पर उस पर्सन के हाथ में होगा, चाहे बड़ा वाला नहीं हो, छोटा सा फ़ोन होगा, वो एक अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन के लिए करता है। तो मुझे बताएं, आप एक अभी कार्ड उसने डाला नहीं है 100 रुपीज़ का, उसके 35 रुपीज़ या 25 रुपीज़ कट जाते, ऐसा ही है कि नहीं? तो मुझे बताएं, आप टैक्स लेते हैं, पार्क हमारे तबाह कौन हो गए। मैं अगर आपको वीडियो दिखाना शुरू करूँ ना, यकीन करें सर, मैं वो कहेंगे कि सभी क्या कर रही है। मैं पार्क देखती हूँ, आधा पार्क है और आधा कचरे का डब्बा बना हुआ है। और ये अलनूर सोसाइटी है, शराब बोर्ड से नीचे एक हैप्पी पैलेस की बैक साइड पर है। और वहाँ देखिए, जैसे वो पेट्रोल पंप से अंदर गली में जाएं और वो सामने एक इतना प्यारा पार्क है, उस साइड पे उन्होंने ऐसे वो केबिन से लगाए हैं। और वहाँ और वो कचरे वाले वो आते हैं अगवानी, वो क्या करते हैं, वो जो जिन खवातीन ने शॉपर्स में डालता, वो अपनी चीज़ों के चक्कर में वो शॉपर फाड़ देते हैं, वो कचरा फैलते वो पता नहीं क्या गंदगी हो जाती है। वो अपनी चीज़ें जो उन्होंने निकालनी होती है, पेपर्स हैं या लोहे है, वो निकालते हैं, बाकी तो वो कचरा ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आई, गलियों में जो लेने आते हैं कचरा, जो अफगानी है या कोई भी पर्सन आता है, उसके बाद वो कचरा कहाँ जाता है, वो कहाँ जाके फेंकते हैं? कभी उनसे पूछा है आप लोगों ने कि वो नाले में जाके फेंक देते हैं? वो तो अपना वहाँ से लेते हैं और हमें नहीं मालूम, उनका कोई है रूल्स के वो उनको कहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप कहाँ कचरा फेंको? हमारी तक मैंने कितने सारे सवाल कर दिए। नहीं, उन बेचारों का तो जिम्मेदारी भी नहीं है। जिम्मेदारी तो होना चाहिए कि हर गली के कोने पे डस्टबिन हो, बड़ी डस्टबिन होनी चाहिए, बड़ा पॉइंट होना चाहिए, वहाँ से गाड़ी है, गाड़ी उठा के एक पॉइंट पे डाले, वहाँ से लैंडफिल पे चला जाए। ये सिस्टम उन बेचारों का नहीं है जो गरीब लोग कचरा चुनते फिरते हैं। मैं उनको कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उनके कोई ना जिम्मेदारी ना कुछ है। बस अल्लाह ताला का बस निज़ाम है कि उनको कचरे से रोज़गार देनी है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके बावजूद। अच्छा, अब मैं टैक्स का बताऊँ, टैक्स का ये है कि गरीब टैक्स दे रहा है, आम आदमी टैक्स दे रहा है। आम आदमी टैक्स जितना उसका हिस्सा है वो दे रहा है ना। अवाम का खून, सॉरी, मैं जो सीट पे बैठे उन्होंने टैक्स की सूरत में अवाम का खून चूस लिया। हमारे इधर मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जिशान, आवाज़ आ रही है नदीम भाई? हेलो, अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ गई। जिशान अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है आपने? हाँ मैडम, मैंने हलीम आजम शेख साहब से बात करनी थी। मैंने ये कहना था कि मैं शाफी साहब से बात कर रहा हूँ, ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन से।
तो इनके यहाँ से ही अकरम साहब जो है, अकरम चीमा साहब इलेक्ट हुए हैं। तो इलेक्शन से पहले तो माशाल्लाह से अब हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में घूम रहे थे। अच्छा। मगर जब से बारिश हुई है, या तो इन लोगों ने शायद इलाका देखा नहीं होगा। अब जो कंडीशन है इस इलाके की वो तो देखने जैसी है। ओके। उनको बोले कि एक बार चक्कर तो लगा लें कम से कम। चलिए, गुम हो गए। ओके ज़ीशान साहब, बिल्कुल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ 1 साल हुआ है, तो इनकी कारकर्दगी कब नजर आएगी ये बताएं ना। ओके, चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने कॉल की। ये ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ठीक फरमा रहे हैं कि कारकर्दगी नदी भाई, माइक बंद कीजिए। कारकर्दगी का मैंने बताया आपको कि हमारे MNA साहबान और MPA साहबान जो भी हैं, किसी को फंड्स अभी तक नहीं मिले हैं। ओके। अब इस बजट के अंदर इंशाल्लाह हमने MNAs का फंड, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट है, MNAs के पास इंशाल्लाह, मतलब उनके एरियाज़ में, MNAs के पास नहीं, मैं MNAs के एरियाज़ के अंदर हमने वो फंड्स लगेंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टली वहाँ लगेंगे, जो कि MNAs के डिफरेंट एरियाज़ हैं, जो उसके अंदर ये मसले भी हल होंगे। इशू क्या है कि मैं जो वोट हमें मिल गया है, हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। इशू ये है कि मतलब कमांड जो है, हम वो लोग हैं सारे जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, गाड़ी हमारी कोई और चला रहा है। अब उसने कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना, उसके जिम्मेदार है। हम जब तक स्टीयरिंग पे नहीं आएंगे उस वक्त तक हम अपनी मंजिल तक जा नहीं सकते। हम हैं, बिल्कुल मैंने बताया ना कि हम, ये हमारे वोटर्स हैं। चीमा साहब को वोट किया तो ना समझे, हमें वोट किया, हम सब जिम्मेदारी लेते हैं इनकी। अगर वहाँ कोई नहीं गया है तो हम ज़रूर, मैं चीमा साहब से पूछूंगा कि आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं। शायद चूँकि एक शख्स होता है MNA का बहुत बड़ा हल्का, शायद वो इनके गली में नहीं पहुँच पाए हों इनके, लेकिन इनकी बात जायज़ है। हम अगर कुछ कर ना सके, इनके साथ खड़े तो हो जाएं, जाके इनके साथ जुड़ जाएं, इनके मसले को सुन लें, इनके इशू को देख लें। तो मैं इंशाल्लाह इनके एरिया में, कोरंगी में, मुझे जो आपके कॉल से लग रहा है कि खासा इशू मुझे नज़र आया है कोरंगी में। दूसरी बात आपसे कर रहा था कि गरीब टैक्स देता है, बिल्कुल सही, लेकिन आवाम टैक्स देता है, खवास टैक्स नहीं देता। उसके ऊपर भी तो आप लोगों ने इतना स्ट्रिक्टली एक्शन बना दिया है ना। लेंगे ना उनसे तो लेंगे टैक्स। अच्छा, बात यह है अगर वो देने लगेंगे तो गरीब के पास है क्या बेचारा? नहीं ना, गरीब नहीं, गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अमीर की बात, जो नहीं देता। मैं नॉट टॉकिंग, मैं कह रहा हूँ गरीब तो देता है ना, वो तो हर चीज पे दे रहा है, वो तो हर चीज पे दे रहा है। मैं कहता हूँ जो लोग नहीं देते ना, उनसे टैक्स ले रहे हैं। हमारे दरमियान मिसेस जाहिद दोबारा कॉल करेंगे, शायद एक और मसला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मिसेस जाहिद, क्या पूछना है आपने? जी मुझे हलीम साहब से बात करनी है। बात कीजिए। जी फरमाइए। जी देखिए, मैंने पहले भी कॉल की थी, पता नहीं मेरी मुझे तो आपकी आवाज़ नहीं आई। तो वो ऐसा है कि मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 से बात कर रही हूँ। यहाँ आपके आप देखें तो घुटनों से भी ऊपर पानी है। हम लोग अंदर महसूर है, बाहर नहीं निकल सकते। इस कदर बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम किसको जाके कहें? अभी मैंने आपको देखा है टीवी पे, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद बन रही है, इसलिए कि जब वो सादी टाउन में आप इतना कर सकते हैं, आपने वहाँ नाला बनवा दिया, लोगों को महफूज किया आपने, जबकि 2 दफा हम लोग जो है ना डूबे हैं उसमें। हम ये जौहर ब्लॉक 8 में भी पानी आ गया था 2014 में जब पानी हुआ था। तो उसके बाद से मैं ख्याल करती हूँ कि आपने वो नाला भी बनवाया है और वो उसका जो है रुख भी चेंज किया इस दफ़ा की बारिश में, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो इस नज़रिए के तहत मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँ कि आप हमारे इलाके की तरफ भी थोड़ा सा देखें कि यहाँ कोई भी गटर का पानी भी मिला हुआ है, हम बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ियाँ हमारी तबाह हो गई हुई हैं मुस्तकिल पानी में चल के आने से जाने से। और दूसरा उसमें ये हुआ है कि वहाँ के जब हम सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो लोगों ने मट्टी डाल के रोड को ऊंचा कर दिया हुआ है, उसकी वजह से मजीद पानी आगे नहीं जाने के, पूरे में पानी भरा हुआ है। आप प्लीज जरा देखें तो आपकी मेहरबानी होगी। आपकी सोसाइटी कौन सी है मिसेस जाहिद? कौन सी सोसाइटी है? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8। सोसाइटी कौन सी है? सोसाइटी कौन सी है? और ये खाते हैं। अच्छा मिसेस जाहिद, आपकी सोसाइटी कौन सी है? अब इन बड़े बड़े लोगों के घरों में पानी जाए, इनका सामान तबाह बर्बाद हो तो इनको पता चले कि नौकरी पेशा बनने के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत हो गई। मिसेस जाहिद, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मेरी आवाज आपको आ रही है ना? हाँ आ रही है, अच्छा, हल्की आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी सोसाइटी कौन सी है? जी सोसाइटी कौन सी है? आप समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही है? नदीम भाई आप इनसे पूछे एरिया और मोबाइल नंबर इनका याद से। जी ब्लॉक 8 है, हमारा ब्लॉक 8 है, बिल्कुल सामने हमारे मेन रोड पे कमांडर CNJ उसके अपोजिट सोसाइटी है।
जिसमें पानी भरा कोई हुआ है, सोसाइटी का नाम पूछ रहा कहीं हूँ। से भी आप रास्ता नहीं चले ठीक है, बाहर मैं आप कॉल रोड कर पे लेता हूँ। अच्छा, नहीं- इनका मोबाइल नंबर प्लीज जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले, वो नहीं आवाज मेरी जा रही होगी ना जरा मैं जी discord। अभी इंशाल्लाह आप शो के फौरन बाद रब्ता करता हूँ ठीक है। और क्या पता मैं चला भी जाऊँ देखने के देखिए, लिए। एक आपको कुछ मसीहा समझते हैं, उन्होंने क्या कहा, आपने ऐसा कोई काम किया है तो मुझे जी एक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद किया हुई। है। चलिए, देखिए बड़ी बात होती है। 2014 में हमने सादी टाउन को जी, और उसके साथ साथ गुलशन उमैर, अच्छा ठीक है। बहुत बड़े एरिया को हमने सफूरा तक डूबते हुए देखा। हाय ये जो लट डैम से जो पानी आता था सुपर, और देखा कि लोगों के घरों में 5-5 फुट पानी चला गया इसमें था, कोई शक कश्तियाँ आ गई थी और मैंने उसमें मरते हुए लोगों को भी देखा जो बेचारे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था, अचानक पानी आया। फिर उस पर आवाज़ उठाते रहे। इस दफ़ा लेट्स क्लीन कराची मुहिम के तहत इस दफ़ा जी जी, वो सादी टाउन में जो पानी आता था उसके बाहर नाला बनाया गया है और उस नाले को निकालकर थद्दो डैम में डाला गया है, सॉरी थद्दो नाले में डाला अच्छा, गया ठीक है, है, ठीक है। थद्दो नाले में, जिससे क्या होगा कि वो जो पानी आता था वो सादी टाउन के बाहर के नाले से वो थद्दे नाले में पानी चला जाएगा और इंशाल्लाह आइंदा ये एरिया जो पानी जिससे सब डूब जाया करता था ये बचेगा। लेकिन अभी इसको और रोकना है, अभी इस पानी को रोकना है और मैं समझता हूँ कि ये अभी बहुत इस दफ़ा सोसाइटीज़ डूब गई, जैसे PCSIR सोसाइटी, इंचोली सोसाइटी, मद्रास सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर में पानी आया है। पीछे मेरे हल्के का वो अलग ही प्रॉब्लम आ, तो गाने गटर का पानी आया बात है। को कंटिन्यू माय डियर अब्दुल वहीद फ्रॉम स्टील टाउन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल वहीद साहब, क्या पूछना है आपको अलीम साहब से? सर मैं बात कर रहा हूँ, अलीम आदिल शेख साहब से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। अलीम आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, फरमाइए। ईद मुबारक। मैं स्टील मिल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टील मिल से। सर हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं आपको जब वजीर आज़म साहब के साथ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि सर आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। यहाँ हम बहुत परेशान है सर। आए अल्लाह। जी इंशाल्लाह बात करते हैं, एक बात बारिश करते हो हैं गई ऊपर से। बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा, इंशाल्लाह बात इनका भी करते हैं। नंबर ले लें, जो जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना। आज भाई जब अब मैं तो कह रही हूँ मॉर्निंग शो के अंदर हो गया सेगमेंट, जवाब मैं दूंगा। जवाब कौन देगा सर? आप ही देंगे। हम देंगे। और कितने अंदाज में दे, और लोग आपसे बात कितने नहीं अच्छे जी इंशाल्लाह करेंगे, ये देखें, करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर थोड़ा सा ये एक्सेस दी है अवाम आपसे कि बहुत अटैच है, इसका मतलब है है, तवक्को रखती है नहीं नहीं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवाम में बीच में अपनी रहता पार्टी हूँ, से भी अवाम और के आपसे। बीच में रहता हूँ बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बात और सब अवाम को इंशाल्लाह इनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे। उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे। उम्मीदों में इनकी उम्मीदें ख़त्म नहीं, उम्मीद ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता लेकिन है। जो लोग कह रहे हैं ना कि वो नहीं पहुंचे, देखिए एक जान है ना, बहुत सारी जगहों पे तो जा रहे हैं और जहाँ पे जाहिर सी बात है कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं। अब 1% है सब जगह जाना, उनके लिए भी एक दिन में कहीं कहाँ जाएंगे, और जब कहीं जाते हैं बंदा तो उसके काफ़ी आवर्स भी लग जाते हैं। अब मैंने इनको बहुत ईद सारी का जगहों- बारिश वाले दिन भी मैं अवाम के साथ था, मैं नेशनल वो शारे फैसल पे, और मैं ऐसे नहीं गया कि देखने के लिए, हाँ, नहीं। मैं मूव कर रहा था। Solution मेरे साथ एक्सकेवेटर्स थे, जी जी, मेरे साथ गाड़ी लिफ्ट करने के लिए क्रेन थी, अच्छा। मेरे पास 2 कश्तियाँ थीं। हम उस तरीके से मूव कर रहे थे कि जहाँ कोई प्रॉब्लम आए उसको रिजॉल्व करें। पूरा दिन हम भीगते रहे। ईद का दूसरा दिन मैंने आपको बता दिया जना अस्पताल में किस अंदाज से मस्जिद के लोगों को सर, देखा। वो आप- मतलब और मैं नहीं, हमारे तमाम MPMNS, मैं समझ सकता हूँ कि 42 MPMNS जो तहरीक इंसाफ के हैं वो अवाम के बीच में रहे हैं, लेकिन हमारे पास इख्तियार उतना नहीं था जो हम, लेकिन उसको हमने इख्तियार को बनाया है। लेट्स क्लीन के तहत FWO मौजूद आई है, आर्मी रही है मौजूद। मैंने देखा उस दिन हम इंचोली सोसाइटी में थे, थोड़ी सी देर में हमने रब्ता किया सबसे, आर्मी पहुंच गया, आर्मी ने जाके पानी निकाला है वहाँ। मैं कहता हूँ यानी कि प्रोविंशियल, अपनी जितनी सोर्सेज आप इस्तेमाल देखिए जो कर सकते कोशिश हैं, है, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हम पूरी करें अपनी, और हम कोशिश करें, अल्लाह ताला उसका हल निकाल ज़रूर देता है। जो मैं समझता हूँ बेहतरीन हम बात अपनी आपने कोशिश करें, बहुत नीयत से कोशिश करें, अल्लाह ताला करम करता सर है। हमारे अल्लाह ताला दरमियान एक उसका कॉलर है, ये हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, याया। अस्सलाम वालेकुम याया, वेट कर रही थी अभी तक कॉल नहीं है। बात कर रहा हूँ कैसे हो याया, ठीक हो? जी। अलीम आदिल शेख साहब को भी सलाम हो। बस और चाहे जो भी हो इख्तलाफ, लेकिन बात ये कि काम भी अच्छा कर रहे हैं। और कराची को अलीम साहब, मसला ये है कि कराची के साथ जो ज्यादतियां हो चुकी है ना, अब आप ज्यादा करने का टाइम हो गया। और आप लोगों अल्लाह ने कुछ पावर दी है तो आपको इस्तेमाल करें। मैंने खुद इनको देखा है कि पानी में खड़े होकर इन्होंने काम करवाए, और बहुत मतलब ये चाहे कुछ भी हो, जो काम अच्छे हैं उनके अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अलीम भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि हमारे इस कराची को एक पूरी एक रीस्टार्ट
कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, पूरी रोडों को कारपेटिंग की जरूरत है। तो आप एक तो ये कि आप इसके लिए कुछ करें, दूसरी बात है गार्बेज की डंपेज का एक सिस्टम या प्रॉपर नहीं है, वो उसके लिए भी कुछ करें। दूसरा ये सवाल मुझे करना है कि आप क्या समझते हैं कि अगर आप जैसे सिंध गवर्नमेंट आप कहते हैं कि आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, तो आप इस मुश्किलात के बाद भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह अगर आपके पास चीजें मिले तो आप इस शहर को ठीक कर सकते हैं, कितने अरसे में कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए याया, बहुत शुक्रिया, आप सीख एक आपसे फरमा रहे बोली है, उन्होंने नहीं। आइडिया लेना चाह रहे हैं। आप लोग, मैंने कहा ना कि कराची आइट्स खातिर जमा रखें। अगर आपने हमें मैंडेट दिया है तो इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। हमने काउंटर प्लान बना लिया है इंशाल्लाह। 1 साल हमने इंतज़ार किया, हमने बड़े धक्के लगाए इनको। ये धक्का स्टार्ट गाड़ी थी, ये इसने चल के नहीं दी सिंध हुकूमत। इनका तो एक ही तरफ जाना होता है, पैसा आना है, इनको 1 रुपये पैसा फेडरल से मिलता है जो ये उसको कहते हैं कि हमारे अकाउंट में जाए कि काम में न लग जाए। गार्बेज का सिस्टम तो है ना, पहले डीएमसीज के पास होता था, इन्होंने अपने बना ली सॉलिड वेस्ट। और चले जहाँ डीएमसीज है वहाँ तो फिर कुछ ठीक चल रहा है, जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया वहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हमारे पास प्लान है इंशाल्लाह, कुछ ही अरसे में हमारे प्लान्स आपको बाहर नजर आएंगे। और ये जो 30 साल से इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है कराची का, और 10 साल से तो पीपल पार्टी खुद मौजूद है, इंशाल्लाह गार्बेज का सिस्टम ठीक करेंगे, गली महलों को ठीक करेंगे, रोड रस्तों को ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। टाइम हो गया, मैं आपसे मैसेज दूंगी, लेकिन एक सवाल करूंगी। आप कहते हैं हम फंड देते हैं, सीएम साहब कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता फेडरल से। अब आई डोंट नो, आप कहते हो हम जितना दिया है हम उसका एक पाई का हिसाब लेंगे, वो कहते हैं हमें इतना फंड प्रोवाइड नहीं किया जाता। मेयर साहब कहते हैं हमें फंड नहीं दिया जाता। यानी कि हर पर्सन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और टैक्स आवाम देती जा रही है। लेकिन मैं अभी इसका जवाब तो नहीं, इस पर छोटा सा जवाब दे दूं। जी जी। पीपल पार्टी ने पिछले 10 साल में, जो ऑडिटर जनरल कहता है कि 957 अरब की करप्शन की है, वो पैसा कहीं से तो मिला होगा। पिछले साल 258 अरब इनके पास थे, सिर्फ 35% खर्च किया पिछले साल। हमारे वाले दौर में 258 बिलियन था सिंध के पास डेवलपमेंट बजट, उसमें से सिर्फ इन्होंने 35% खर्च किया, बाकी लैप्स हो गया। इस दफा के ये कहते हैं कि 110 अरब, हम कहते हैं पहले पुराने तो हिसाब दे दो, वो तो और सिर्फ शॉर्टेज बताते हैं 110 अरब की। 500 अरब से ज्यादा तो मिल चुका था इनको ना, वो कहाँ चला गया? हाँ, तो मतलब है इनको तो माल खप्पे, माल खप्पे, माल खप्पे, पेट में जाए, आलू आजम कर जाओ, कुछ नहीं खप्पे, माल खप्पे सिंध हुकूमत को। समझी ना? आपके साथ टाइम भी खप्पे हो गया मेरा पूरा। जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ, क्योंकि दिस इज ये हमारा है मॉर्निंग शो, बड़ा लाइट सा था और बहुत अच्छा हमने गुफ्तगू की। मैंने कहा ना कि करंट अफेयर नहीं है, हम आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हम हमारे तो सारे अफेयर्स ही करंट होते हैं, हमें तो कुछ ना कुछ करंटली चल। अभी आप कॉल करेंगे, मैं इन दोनों को कॉल करूंगा। करंट हमें चाहिए, हमें तो करंट चलना होता है। आवाम अलर्ट रहने के लिए कहती है कि एक जज्बा होना चाहिए, वो करंट आपके अंदर मौजूद है। इससे ज़्यादा हम और नहीं चाहते, क्योंकि ये जज्बा रहेगा तो हमारी आवाम भी आपसे जो उम्मीदें लगा के, आपने देखा हमारे कॉलर्स किस तरह आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो यही चाहिए। और इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर सेशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। आज हमारे साथ जो थे अलीम आदिल शेख साहब थे और बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ एक प्रोग्राम हमारे साथ कंडक्ट किया। आप लोगों ने अभी देखना है हमारा हेल्थ सेगमेंट, क्योंकि मॉर्निंग शो है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और बहुत जो है हमने आज जो ईद की बातें भी बहुत सारी की थी और आपके साथ जश्न आज़ादी की भी बात की थी। लेकिन आज क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है, आपको पता है आज फ्राइडे है और कौन होते हैं, लेकिन मैं उससे पहले ये कहूँगी खूब आपने गोश्त खाया, हाँ मुझे पता चल गया है। और अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग हेल्थ कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे आपको होम रेमेडीज़ मिल जाएं कि आपको पता चले कि गोश्त खाने के तरीके क्या होते हैं, कितनी अच्छी बात हो जाए। लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी खा लिए, अब देखते हैं उसको डिज़ोल्व करने के तरीके कौन बताएगा। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही नॉलेजेबल प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी। और एक और बात भी है और आज उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। जी हाँ, वो कायदे खाकसार तहरीक के इस वक्त जो एक लेके चल रहे हैं, कायद कहूँगी क्योंकि इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, लेकिन बानी तो इनके वो खुद बताएंगे वो कौन से पर्सन है, क्योंकि वो बहुत बड़ी जो इन्होंने नाम बताई शख्सियत, तो मेरी औकात नहीं मैं उनका नाम लूँ। 1930 में उन्होंने इसको कायदे खाकसार तहरीक को ऑन किया था। तो इस वक्त मिलवाती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे सर, ठीक है? आज आपका यूनिफॉर्म और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लग रही है। ये इस यूनिफॉर्म के बारे में बताएं और अपनी खाकसार तहरीक के बारे में भी प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मुबारक
और यौम आज़ादी 14 अगस्त मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं तमाम कश्मीरी भाइयों को, खाकसारान पाकिस्तान को और पूरी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि वो खाकसार तहरीक के प्रोग्राम पर बाकायदा अमल शुरू कर दें और इंशाअल्लाह खाकसार तहरीक जो है अब हरकत व अमल में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी और कश्मीर में भी हरकत व अमल में आ चुकी है। खाकसार तहरीक 1930 में इलामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी ने इसका बुनियाद रखी थी। पांडोकी के मकाम अमृतसर के पास ये मकाम है। इलामा मशरिकी हिंदुस्तान की सबसे काबिल तरीन शख्सियत थी और आप अगर गूगल पे जाएं, आप ये देखें, इनके इलामा मशरिकी लिखें तो उनके बारे में पूरी तारीख़ मौजूद है। अफसोस यह है कि हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा करता हूँ कि इलामा मशरिकी और खाकसार तहरीक 19 मार्च 1940 का जो उनकी जद्दोजहद थी और उनकी जो कुर्बानियाँ थी पाकिस्तान के हवाले से, वो उन्होंने निसाब तालीम से ख़त्म कर दी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान के नहीं सिर्फ दुनिया भर के मौरखीन इस पर एहतजाज कर रहे हैं। इलामा मशरिकी ने आज़ादी ये तहरीक चलाई थी हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निकालने के लिए और पाकिस्तान की बुनियादों में खाकसारों का खून शामिल है। 19 मार्च 1940 का वाक़या है कि लाहौर में टिब्बी के मकाम पर 313 खाकसारों ने बाकायदा जैश निकाला था और वो नमाज जुमा अदा करने जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई हुई थी। इसी तरह जैसे कश्मीर में हो रहा है कि आज कश्मीरियों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनकी कुर्बानियाँ नहीं उनको वो कर सके, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ जान और माल की कुर्बानियाँ उनकी हो रही हैं, इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ हो रही हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन जब आज़ादी के मतवाले बाहर निकले तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बोरिया बिस्तरा लपेट देने पर मजबूर कर दिया। 313 खाकसारों ने जान की बाजी लगा दी और 19 मार्च 1940 को लाहौर में टिब्बी के मकाम पर जब एक अंग्रेज़ कर्नल बेटी जो उस कमान कर रहा था अपनी वहाँ की फ़ौज की, उसने उस वक्त एक खाकसार सालार के मुंह पे जब थप्पड़ मारा तो जोश में आकर खाकसारों ने, एक खाकसार मुजाहिद ने, उसने बेलचे से उस अंग्रेज़ की गर्दन उतार दी। तो वो हमारा निशान बेलचा जो है वो बहुत मशहूर है और उससे जो है वो सारी जो है उसके बाद जो है गोलियों की बौछार शुरू हुई और हिंदुस्तान में बाकायदा आज़ादी की तहरीक चली और 313 मुजाहिदों ने जान माल की जान की बाजी लगा दी। ये तारीख से निकाल दिया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि आज हम खाकसार कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद में आगे तो हैं। 1950 या 51 का मामला बात है, खाकसारों ने पाक फौज के साथ मिलकर बाकायदा महाजराई की थी कश्मीर पर और 80% इलाका कश्मीर का हमने आज़ाद करा दिया था। उस वक्त नेहरू ने वाविला मचाया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा उसने ये किया। अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि उसका चार्टर मौजूद था, करारदाद थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूमत पाकिस्तान को पर जोर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान खाकसारों को हुक्म दे कि वो कश्मीर से वापस आ जाए। उस वक्त अफवाज पाकिस्तान और खाकसार रो पड़े और उन्होंने कहा था कि हमें 24 घंटे दे दें, हम 24 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और इलामा मशरिकी का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे कि कश्मीर बज़ोर शमशीर हम हासिल करेंगे। मगर और इलामा मशरिकी ने कहा था कि ये कश्मीर जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है तो 1000 साल तक हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकते। आज मशरिकी की वो बात लोग याद कर रहे हैं कि काश हम उस वक्त ये हमाकत ना करते और हमारा कश्मीर आज़ाद होता तो हमारे पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि ये जिस तरह हर बच्चे के दिल में मोहब्बत है ना अपने पाकिस्तान से, कश्मीरी बहन भाइयों से, तो हमारे अब देखें हेल्थ कंसल्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन फीलिंग देखें। आज स्पेशल उन्होंने एक अपनी ड्रेसिंग की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। और इस वक्त मैं एक और बात बता दूं कि हम हज़ारों खाकसार इस वक्त तैयार बैठे हैं
हुकूमत जब हुक्म करेगी, क्या बात। जो हम महाज कश्मीर पर जाने के लिए तैयार हैं और पूरी कौम को फौजी तरबियत देने के लिए, यानी अस्करी तरबियत देने के लिए पूरे जबरदस्त। पाकिस्तान के खाकसारों को मैं हुक्म देता हूं कि वो तैयार हो जाएं, कैंपिंग शुरू करें और इंशाअल्लाह हम जो है ये पाकिस्तान में एक बुनियादी किरदार अदा करेंगे, लोगों को बाकिरदार भी करेंगे और पाकिस्तान को ये बद किरदारों से तारीख में शफाफ याद भी रहेगा। करेंगे। बिल्कुल याद रहेगा लोगों को कि सबकी कंट्रीब्यूशन जो है तहरीक खाकसार जो इन्होंने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपनी एक पूरी यूनिटी बनाई है और ये आज से नहीं बहुत पहले से काम। बल्कि हमारे खाकसार इस वक्त बांग्लादेश में भी हैं, माशाल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में 1931 से और पूरे बस एक आवाज़ की पाकिस्तान में ज़रूरत भी है। है, समझिए ना। एक आवाज़ की ज़रूरत बस तमाम दुनिया भर के खाकसार जो हैं इस वक्त हिम्मत, जुर्रत और इक़दाम अमल की ताकत पैदा करें और इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान, ये मोदी साहब जो इस वक्त हरकतें कर रहे चाय हैं, वाला सर, चाय वाला। ये खुदकशी कर रहे हैं, ये अपनी कौम को खुदकशी की तरफ लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह मोदी साहब की ये जो है ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। वो मुझे दूसरी बात ये है, मैं कल काफ़ी देर कश्मीर के साथ योम यकजहती मना रही थी और बार बार मैं कह रही थी कि ये चाय वाला जो है ना, इसकी सोच छोटी है, मसला ये है अब क्या किया जाए, अब जी कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ना आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमारे पूरे पाकिस्तान के कॉलेजों में एनसीसी की ट्रेनिंग्स होती थी। सर मैंने भी की है। जी, यस मैंने भी। गर्ल्स गाइड होती थी, हाँ, बॉय स्काउट होती थी। बिल्कुल। अब ये एक तो साजिश के तहत खत्म कर दी गई और मैं कहता हूँ कि हमें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और स्कूल लेवल पर तक जो है बच्चों स्कूल लेवल को पे ट्रेनिंग माशाल्लाह देनी स्काउट चाहिए की अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जी अब हाँ। हर स्कूल को ये दिया जाता है कि स्काउट और इस ट्रेनिंग में खाकसार अपनी खिदमत पेश करते हैं। बेहतरीन। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है खाकसार तहरीक ने सर एक बंदा आगे बढ़कर हाजिर जो है एक बंदा खिदमतें की हाजिर हैं। अच्छा आज क्योंकि इन्होंने स्पेशल कहा था कि मैं इंट्रो जो है जी हाँ। अपने जो है पाकिस्तान के लिए कश्मीरी बहन बल्कि एक और बात है कि जी सर। कराची में जो बारिशें हुई हैं, जी, उसमें। मुल्क भर में जो बारिशें हुई हैं, खाकसारों ने बुनियादी तौर पर खिदमत की हैं और इसका हम कोई किसी से क्रेडिट नहीं लेते, सिर्फ अल्लाह के सिपाही हैं और अल्लाह के खल्क के लिए काम करते एज अ हैं। वॉलेंटियर काम जी। किया ना, अच्छी बात है। यही तो बात होती है जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसका पॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए, लोगों की हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। अच्छा अब मैं बात करूंगी क्योंकि ईद आई आपने देखा है, जी, आपने जश्न आज़ादी भी विश कर दिया, आपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी विश कर दिया, लोगों को ईद भी की, लेकिन आपने देखा ईद पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गोश्त भी खा लिया क्योंकि कुर्बानी थी। जी हाँ जी, तो हाँ आप जी, मुझे अब बताएं ना मैं- कि ऐसे कौन लोग हैं जो बेचारे अब क्योंकि बहुत सारे पेट की क्योंकि अभी बारिशें हुई हैं तो डायरिया भी हो गया, फिर गोश्त खा लिया, तो अब बताएं कि बिल्कुल। किस तरीके से कैसे हम खा बिल्कुल, सकते हैं? गोश्त से एक तो मैं ये बताता हूँ कि गोश्त जरूर से ज्यादा इस्तेमाल करना, हर चीज दांतों में दर्द भी एक्सेस हो इज गया। एवरीथिंग बैड। जी, जी। कि गोश्त खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। देखिए आप बिल्कुल गोश्त खाएं, पेट भर के खाएं, मगर खाने का भी तरीका हो तो बहुत अच्छी बात है। गोश्त के साथ अगर सलाद, सब्जी और दही का इस्तेमाल रखें, समझिए ना, तो ये आपको डाइजेस्ट भी करेगा, आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। आप इस गोश्त वगैरह खाने के बाद खूब वॉक भी करें और ये देखिए ये अक्सर लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी बदपरहेज़ी है, मगर ये एक दिन की बदपरहेज़ी 1 महीने तक आपको जो है वो खींचती है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि गोश्त खाने से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, एक तो ये कि मसूड़े जी, में फूल दर्द, जाते हैं, बिल्कुल। दांतों में दर्द, बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त खाना, उसमें मिर्च मसाले और इसके असरात जो हैं मैदे और जिगर पे होते हैं, आंतों पे होते हैं। बवासीर के मरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर मुसीबत में आ जाते हैं और दिल के मरीज़, शुगर पेशेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनका हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर लेट जाते हैं। इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ मेरे क्लिनिक्स में जिस कदर लोग आए हैं वो सब ऐसे बदपरहेज थे जिन्होंने गोश्त को अंधाधुन खाया, लेकिन अंधाधुन, समझे ना, ऐसा लग रहा था कि वो गोश्त के साथ जंग कर रहे जुमला हैं। बड़ा प्यारा लगा, अंधाधुन। नहीं ऐसा ही सही कह रहे हैं, वैसे सही ऐसा ही है। तो बात यह है कि इससे बीमारियां क्या क्या और मजीद जन्म ले रही हैं सुबह शाम नौजवानों को खास तौर सुबह पर। शाम ऐसा हुआ है ना, उन्होंने क्या किया, सुबह नाश्ते में भी कबाब खा लिए, फिर दोपहर को कहीं कोरमा खा लिया, फिर रात को बिरयानी खा ली, फिर इस तरह जो आप लोगों ने आगे पीछे गोश्त और फिर खाया। इससे जो नौजवानों को खास तौर पर अच्छा मैदा प्रॉब्लम पे हो होता रही ही हैं, क्या हो गया इन लोगों को? वो नौजवानों को जो है वो प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। देखिए हर चीज़ जो है ना, नौजवानी की उम्र में लोग बच्चे यानी हर
मिजाज को इत्तेदाल में रखें, खासतौर पर इनके पिंपल्स निकलना शुरू हो गए और इनको कॉन्स्टिपेशन होना, सब लोगों को ये एक प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की भी होगी, गोश्त जब भी ज़्यादा खाएंगे कब्ज हो जाएगी। ठीक है। अब उसको इत्तेदाल में लाने के लिए दूध, दही और सब्जियां और फलों का इस्तेमाल लाजमी आप करें। सर एक और वॉक चीज करें भी तो और बताएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें। नहीं, अगर इजी बताएं ना, वो आपका कैप्सूल डलता है तो वो कैसे हाँ। डिटॉक्सिफाई हो जाता है? मैं वो अभी बताएं। ये भी बताता हूँ और एक आपको मैं नुस्खा भी बताता हूँ नाज़रीन। ये नुस्खा जो है ये अब आप इस्तेमाल करें। मैं इसमें मैंने दिया हुआ है नुस्खा, ताकि ये देखिए, नोट कीजिएगा। सौंफ 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, मैं भी लिख लेती हूँ। फिर नाज़रीन- अजवाइन ओके। 10 ग्राम, सौंफ, फिलफिल स्याह 10 ग्राम, इलायची सब्ज 10 ग्राम, यानी इलायची का दाना निकाल ले तो और अच्छी सब बात है। 10 ग्राम। सब 10 ग्राम है और नौशादर 5 ग्राम, सर आप एक काम किया ना, नेक्स्ट टाइम पे आप ये काला नमक 10 ग्राम, सर पुदीना जंगली 10 ग्राम। अच्छा एक नेक्स्ट टाइम आप ये अगर प्रोडक्ट छोटी छोटी लेकर आके दिखा दें जी तो मैं लाया अच्छी हुआ बात। हूँ, लाया हुआ हूँ। इसके पुदीना? मैं कैप्सूल भी बनाए हुए। पुदीना देसी कौन सा है? पुदीना जंगली 10 ग्राम, इन सबको बारीक कर लें, ओके कूट लें। ओके अगर इमाम दस्ते में कूटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ग्राइंडर मौजूद है तो उसमें भी आप बारीक कर लीजिए। ओके और ये 2 से 3 ग्राम जो है वो आप इसको चाटें। बड़ा मज़ेदार भी चूरन है ये, और ये फौरी तौर पर आपका हाजमा भी बेहतर करेगा, निज़ाम हज़म बेहतर करेगा। इसके अलावा मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सौंफ, पुदीना और इलायची का कहवा बनाएं। इसमें आप जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो कड़ी पत्ता डालें, और स्वांजना जिसे हम मोरिंगा कहते हैं, जी वो स्वांजना डालें। आप इसका कहवा बना के नुमान हैदराबाद से सुबह बात कर दोपहर लें। शाम इस्तेमाल करें तो ये भी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो नुमान जाएंगी। हैदराबाद से बात कर लें आपसे। जी आपसे मैं आपका उसके वेट बाद करें। फिर अस्करी ग्रीन के बारे में बता बिल्कुल देता बिल्कुल। हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुमान। हेलो अस्सलाम आगे बड़े वालेकुम। मुश्किल से नंबर मिला आपका, जी बहुत बस प्रोग्राम शुक्रिया। देखा था। अच्छा मुझे ये पूछना था कीम साहब से कि मैं शुगर की वजह से मेरे जो है ना, थोड़ी इनकी आवाज खोलिएगा। शुगर की वजह से मेरे घुटनों में दर्द हो गया है। ओके। और मेरे सीने के पास वो गुर्दे हैं, उस तरफ मुझे बड़ा एक अजीब सी पेन होता है, दर्द होता है मुझे अजीब सा। बेटा कब से हो रहा है ये आपको? हर्बल के पास जाऊँ या कहाँ जाऊँ, ये कहाँ बैठता है? कीम साहब मुझे इनका एड्रेस बताएं, या कि हैदराबाद आएंगे तो हैदराबाद का एड्रेस बता दें मुझे। नहीं नंबर मैं चला। कराची में हूँ और मैं जो है अनकरीब जो है इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 20-21 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पहुँचूँगा। आप सब मरीज़ जो हैं मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद के, ताकि मैं उनको एड्रेस भी दे दूँ और उनको तारीखें भी दे दूँ। दूसरी बात ये कि साहब आप ये कराची आ जाएँ, और या फिर मुझसे मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे इस सिलसिला में मेरी कुछ है अस्करी ग्रीन, वो उसके बारे में अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इन्हें सबसे इनका इम्पोर्टेंट जोड़ों बताएं कि का आपका दर्द नंबर चल रहा है। है, नंबर सबसे चल रहा है भी, हम आप मुझे इनका रब्ता नंबर भी चल कर रहा है, आप लीजिए। उनसे रब्ता कर लीजिए। और जोड़ों का दर्द या गुर्दों का प्रॉब्लम लगता है कि या तो आपने गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पे गाय का गोश्त, उससे भी लोगों के लिए जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। तो ख़ास तौर पे अदरक, ज़ीरा और पुदीने का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा रखें। हो सकता है इनको पहले से प्रॉब्लम अगर पुराना मसला है, अगर पुराना मसला, मैं पूछ रहा था कि कब से है, तो उन्हें आवाज़ नहीं पहुंची। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अस्करी ग्रीन क्या है। ये प्रोडक्ट जो है ये अस्करी ग्रीन। जब तक सर निकाल रहे कॉल है गुजरांवाला से आदिल। अस्सलाम वालेकुम आदिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आदिल क्या पूछते हैं हकीम साहब से? जी मैडम मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। आवाज जरा सा इनको ऊंचा कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, मैं 1 साल पहले क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे और शॉर्ट बॉल पे मैं घूम गया, उससे मेरे मोहरा जो है ना वो अपनी जगह से हिल गया। मैंने इंजेक्शन भी उधर अपने इलाके में लगवाए डॉक्टरों से। फिर इधर गुजरांवाला में मैं ड्यूटी करता हूँ सर, तो इधर मुझे डॉक्टर ने MRI का कहा। MRI मैंने किया, उन्होंने कहा कि आपका मोहरा जो है ना MRI में थोड़ा सा निकल गया है, जिसकी वजह से नस दब गई है, तो उसकी वजह से आपके टांग में, कमर में ज्यादा दर्द रहता है। ज्यादा खड़े होगे या ज्यादा बैठोगे तो आपको दर्द होगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इसलिए सर आपको क्या करूँ मैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाले से हैं। जी मैं अभी गुजरांवाला में हूँ। और ये आपका मसला कितना अरसे से है? जी सर, मसला कब से है आपका? ये मसला तकरीबन सर 1 साल इसका पूरा होने वाला है। पिछली गर्मियों में था, मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने गांव में, उसमें घूम गया था, तो उस वजह से ये हिल गया था।
ठीक ठीक। अच्छा, मैं तो अब बता रहा हूँ कि मैं लाहौर में आऊँगा इंशाल्लाह अनकरीब भी 21 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, 22 को पहुँचेंगे और मेरे से आप लोग रब्ता कर लें। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर ये मेरे टूर हैं, आप रब्ता कीजिएगा और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर चेकअप भी कर लूँगा और दवा भी दूँगा। जी, आ गए हम अस्करी ग्रीन के ऊपर। अब जी हाँ, बिल्कुल रेडी बिल्कुल। अब ये है कि अस्करी ग्रीन, ये नाजरीन, ये दुनिया की वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में WHO ने रिकमेंड किया है कि इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई ताकत मौजूद है। और ये अस्करी ग्रीन जो है ये समझिए कि ये सेल्स को नरिशमेंट करती है, यानी सेल्स को ग़िज़ाइयत देती है। देखिए, आपका बुनियादी तौर पर जो है जिस्म का ताल्लुक जो है वो सेल्स से है। सेल्स ताकतवर हैं तो सिस्टम ताकतवर है, और सिस्टम ताकतवर है तो आपके टिश्यूज ताकतवर हैं, और टिश्यूज ताकतवर हैं तो आपके बैक्टीरियाज और वायरस आपकी बॉडी से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जितनी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपका इम्यून सिस्टम साउंड हो जाएगा। ये वो चीज़ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका सेल का एक वो जंक्शन है जहाँ से आपके सेल्स पैदा होते हैं, समझिए। ये पूरे बॉडी के सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया से पैदा होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया पर काम करता है। आपके देखिए जिस्म में जितनी बीमारियां हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है सेफगार्ड मौजूद ये है और फोर्स मौजूद है, ताकत मौजूद है, तो हर किस्म की बीमारी का मुकाबला करने के लिए जिस्म तैयार हो जाता है। ये सेहतमंद लोगों के लिए भी है। और इसमें ये समझिए कि तमाम 12 किस्म के मशरूम हैं, 12 किस्म के फल हैं, 12 किस्म की सब्जियां हैं, और इसमें जवाहरात शामिल हैं, और इसमें कैल्शियम है, इसमें लेसोथीन है, स्पिरुलिना है, यानी दुनिया की सुपर मेडिसिन, किंग ऑफ हर्ब्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सर का सारा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट में, आप इसको ऑन करें। हमारे दरमियान कौन है? फरजाना। हेलो अस्सलाम। किंजा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम किंजा, क्या पूछना है हकीम साहब से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम किंजा। अच्छा, काफी देर उन्होंने होल्ड किया। चलिए जी सर, आप बताइए। तो मैं ये बता रहा था जी कि इस कैप्सूल को अगर मैं लाना भूल गया अपना एक दवा जो इसमें शामिल करके मैं, अच्छा, पायोडीन मिक्स करके, पायोडीन, ओके, वो मैं लाना चलिए आप भूल गया। बता दीजिए, हम लोग तो अक्सर आप लोग अगर खुद भी ये जो लोग ले गए हैं वो भी, और जो ले जाएं, इसको थोड़ा सा कैप्सूल को पायोडीन के पानी में डाल लें। आप देखिएगा पायोडीन की जो सुर्खी है, यानी पायोडीन वो जो जख्मों पे लगाई जाती है और उसमें पायोडीन जो है वो जख्मों को साफ कर देती है, ये पायोडीन का कलर खत्म कर देगी। इसी तरीके से बॉडी में ये काम करता है। जबरदस्त। यानी जैसे जाएगा जिस्म में, आपको 1-2 दफ़ा में नौजवानों को पता लग जाएगा। देखिए, ये बीमारों के लिए ही नहीं है बल्कि सेहतमंदों के लिए भी है कि जो बीमारी से बचना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं। सेफ साइड हो गई ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इससे बहुत सारे मामलात हैं जो कि कवर हो जाते हैं। बेऔलादी का मसाइल हैं, सिस्ट है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर, मिग्रेन, ट्यूमर, हर किस्म के ट्यूमर, हर किस्म के कैंसर के लिए, जोड़ों का दर्द और आंतों और इसका अल्सर के लिए, ये समझिए कि पूरी बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं इसमें 101 दवाई मौजूद हैं, दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं। और ये तकरीबन 100 बीमारियों पर जो है ये काम करते हैं। वही तो कह रही हूं, हमें जरूरी है। ये समझिए कि मेरी 3 नस्लें हैं जिन्होंने इस पे वर्क किया है। वैसे मेरी तिब की दुनिया में 11वीं नस्ल है। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी हिंदुस्तान की बहुत बड़े इल्मी और अदबी और तिब्बी शख्सियत थे, और इन्होंने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था और जॉर्ज हशतम का लंदन में जाकर। आज भी बकिंगम पैलेस में आपकी बड़ी कदावर तस्वीर और उनकी बायोग्राफी मौजूद है, और उन्होंने बड़ा कामयाब इलाज किया था। उस वक्त हिंदुस्तान के हुक्मा और ख़ासतौर पर दिल्ली के हकीम जो है बड़े मशहूर थे। और मेरे दादा हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी 11 रियासतों के मौलिज थे हिंदुस्तान के, जिसमें अभी मैं थोड़ी देर में आपको उनके खतूत भी दिखाऊंगा। और मेरे वालिद तबीब मिल्लत हकीम ज़फ़र अस्करी, ये बाकायदा तौर पर शहनशाह ईरान और शाह
ज़ाहिर शाह, अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर शाह, इनके खुसूसी मौलिज थे और अमायदीन सल्तनत के मौलिज थे। मैं ख़ुद भी नवाब ऑफ जूनागढ़ का रॉयल फिजिशियन हूँ और मैं इस वक्त खाकसार तहरीक की क़यादत भी कर रहा हूँ। जो मैंने आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये समझे कि नस्ल दर नस्ल की मेहनत है और मेरी ज़िंदगी भर का निचोड़ है। हमारे दरमियान अब कॉल लीजिएगा। फर्रुख नदीम, अस्सलाम वालेकुम फर्रुख नदीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? वकील साहब से पूछूंगा, मेरे जो है पेट का वजन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, रात को सोता हूँ तो अक्सर मुझे आंखें बंद हो जाती हैं और सांस बंद हो जाता है 1 मिनट के लिए और दोबारा सही हो जाता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? कराची से। कराची से बोल रहे हैं। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर? खांसी आती है, एकदम सांस बंद हो जाता है, आंखों से कुछ नजर नहीं आता, तकरीबन सेकंड के लिए तो फिर सही हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर शुगर कितना है? नॉर्मल है? न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न कोलेस्ट्रॉल है। चले, शुक्र है, ये आप बचे हुए हैं। उम्र क्या है आपकी और वजन कितना है? उम्र क्या है और वजन कितना है? नजर है। वजन वजन आपका कितना है? वेट कितना है? वेट मेरा है तकरीबन 80 किलो। 80 किलो। 80 और बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने फर्रुख अच्छा, साहब इसके अपने लिए जो है ये हमारे कैप्सूल्स हैं, ब्राउन, अस्करी ब्राउन के ओके, नाम से ठीक हैं। है। ये कम से कम ये 1 हफ्ते में मैंने देखा है कि 5 किलो तक वजन लोगों का कम हुआ है। ठीक है। लेकिन ये रैपिडली वजन कम करना बाज़-औक़ात लोग कहते हैं नुकसानदेह होता है, लेकिन ये वजन कम करने में स्लो आराम आराम से। जो है मैंने ये इसका रिकॉर्ड देखा है कि बाज़ लोगों ने इस पर पूरा अमल किया। ये अस्करी ब्राउन के नाम से है कि जो आपके फाजिल चर्बी को जिस्म से निकालता है, वेट कम करता है और इसमें ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं और ये समझिए कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अस्करी ब्राउन के नाम से है और ये ये भी मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है जो मैंने ये देखा है। आप ये इससे इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, भद्दे जिस्म के लोग हैं और जो ये समझे कि जिनके जोड़ों में बुनियादी तौर पर वज़न ज़्यादा होने से जोड़ों का दर्द होता है, लोग वजन कम नहीं करते, जोड़ों के दर्द का इलाज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन असल वेट की वजह से। अच्छा, इन्होंने कहा कि पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है आपका, लेकिन स्लो आपको साइड इफेक्ट नहीं देता। इस प्रोडक्ट से आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सही? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दरमियान मोहम्मद हनीफ फ्रॉम लियारी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। हेलो हेलो मिसेस हनीफ या हनीफ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, बात कीजिए हकीम साहब से। जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बात आवाज कीजिए। आपकी कट रही है बेटा। आप किस जगह पे? हेलो, कराची में आप किस जगह पे होते मैं कराची में बता देता हूँ बेटा, अच्छी बात है आपने पूछ लिया है। चलिए, कराची अच्छा। में हम गुलिस्तान जौहर में ग्लैमर मॉल गुलिस्तान जौहर में है। अच्छा एक मिनट जरा इनको आप थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अब आप प्रोग्राम में देखें, हकीम साहब पूरा एड्रेस आपको बताएंगे, इनका नंबर भी चल रहा है। अब हकीम साहब इनसे बात कीजिए। जी जी, मेरे तो नंबर चल रहे हैं, नंबर भी नोट जी, कर जी। लीजिए। और मुझे जिनकी लोगों की कॉल्स आती हैं मैं उनको जो है मेरे असिस्टेंट जस्ट उनके साथ रब्ता भी कर लेते हैं, उनको मैसेज भी कर देते हैं, एड्रेस भी कर देते हैं। मेरा एड्रेस मैं गुलिस्तान जौहर में ग्लैमर मॉल में हूँ। ग्लैमर मॉल जो है वो ये टोयोटा शोरूम राशिद मिन्हास रोड पर, मेन राशिद मिन्हास रोड पे है टोयोटा शोरूम। उसके जस्ट अपोजिट है लासानिया रेस्टोरेंट है, उसके साथ पेट्रोल पंप के साथ जो है ग्लैमर मॉल में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ। इसके साथ जो है मैं अस्करी 4 के साथ जो मलीने माल के सामने है, एशिया पैसिफिक ट्रेड सेंटर अस्करी बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 110 में 2 बजे से और शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। जो साहब आए मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आए। रईसुद्दीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रईसुद्दीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बात करना चाह रहा हूँ। जी जी हकीम साहब बात कीजिए। जी बात कीजिए जी, हकीम साहब। हाँ साहब, मैं मेरे को जो है तो सर में बहुत अजीब सी घबराहट सी होती है और मैं मतलब कि जो शायद काफ़ी अर्से से ये, और दूसरा ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर का भी पेशेंट हूँ मैं। अच्छा। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ 4-6 महीने पहले मेरा हड्डियाँ का भी ऑपरेशन हुआ था। तो अब
अभी ये कि सर में मेरे जैसे मशीन चल रही हो। मैं समझ गया, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी जी, कराची से। कराची से जी, हैं तो कराची से बोल रहा हूं। भाई आपका असल में मसला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए आप मेरे क्लिनिक आ जाएं, चेकअप करवाएं और आपको इंशाल्लाह आप फिट हो जाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। मेरे नंबर चल रहे हैं, आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। जी, इनको आप रब्ता, क्योंकि कुछ ज़रा सीवियर कंडीशन होती है ना, वो कुछ छोटी मोटी बात नहीं मैं होती, समझता हूँ कि proper- आज जो है इस वक्त मेट्रो चैनल दुनिया भर में देखा जा रहा है माशाल्लाह, जी जी। और पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर शायद केबल वाले उसको वो अभी नहीं कर इन्होंने, रहे। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, इंशाल्लाह ये लेकिन भी लोग अगर अभी भी उसको ट्यून करें तो ऑन हो ऑन जाता है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, कल भी मैं अपनी बल्कि कजन दुनिया के भर घर से गई थी तो उन्होंने ट्यून किया तो ऑन हो गया। दुनिया पहले हमको दुनिया पता ही भर नहीं से था। मुझे कॉल्स आती हैं। माशाल्लाह। तकरीबन मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने काफ़ी ममालिक में देखा, 60 ममालिक से तो मुझे राब्ते मरीजों ने किए हैं और बड़ा मैं मेट्रो चैनल का जो है ये शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी खिदमत आप लोगों तक पहुँचाई और ये इनकी ख़ास तौर पे सभी जो हैं वो इस प्रोग्राम के लिए जो कंडक्ट कर रही हैं वो इनमें मुझे बड़ा मेरे साथ मामून बहुत करती हैं। बहुत आज हमने बनाना था एक आपके लिए खासूसी, लेकिन हम लोग डिश, सरप्राइज है, हम फिर वो बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम क्योंकि में आज आपको इन्होंने बताएंगे। अपनी तहरीक की बात करनी थी तो मैंने कहा वो मुनासिब है। जी हाँ। इंशाल्लाह कश्मीर का था तो इंशाल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने शॉर्ट ब्रेक लेकिन एक कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम दानिश। हेलो काशिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाह रहा था। जी जी हकीम साहब बात कीजिए। जी जी बात कीजिए। जी, हकीम जी, हकीम साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे आंखों के नीचे बहुत शदीद हल्के हैं जी। और इसके लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि या कोई आप मुझे अभी बता देंगे। नहीं नहीं, आप आ जाइए, तशरीफ लाइए, क्योंकि आंखों के गिर्द हल्कों का बड़े वजूहात होती हैं। जिगर का मामला भी होता है, कई वजूहात होती है हल्के होने की। आप आइए, मैं आपको चेकअप करता हूँ। आपकी खुशकिस्मती है, आप कराची में हैं। जी काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और इस वक्त हमारे दरम्यान थोड़ी देर पहले कॉलर थे और ये क्या मैं चाहती हूँ कि देखें किसी की ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वो यहाँ पर डिटेल्स नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग, इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम ईजीली जो है ना वो डिटेल के साथ जो कहते हैं ना वो आप ब्रीफ कर सकते हैं, वो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो हकीम अस्करी को दोबारा हम वेलकम करते हैं। और हकीम साहब इस वक्त जो है ना कुछ अपनी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो इनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखती हैं जो वाकई में ये बताती हैं कि ये इनके आबा व अजदाद ने हिकमत में क्या नाम कमाया है। जी सर। जी नाज़रीन, मैं आपको कुछ ऐसी नादिर नायाब मुस्तनद चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये देखिएगा कि ये नवाब हैदराबाद दक्कन जाम साहब का ख़त है आप जो कैमरा ये उन्होंने है, अब वो देख रहे हैं, दिल भाई दिखा रहे हैं। जी जी जो कि उन्होंने जी। मेरे दादा के नाम लिखा, क्योंकि मेरे दादा हाज़िकुल हिंद उनका टाइटल था। हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी दिल्ली के बड़े मारूफ तबीब थे, लाहौर में रहे, लाहौर में बड़े मारूफ तबीब रहे। हकीम अजमल ख़ान के कहने पर वो आप लाहौर में आए थे, हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द रहे हैं। और मेरे परदादा हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। तो ये एक हमारा ख़ानदान अजमली से बड़ा करीब ताल्लुक़ रहा है। ये मैं आपको ख़त दिखा रहा हूँ हकीम अजमल ख़ान देहलवी का, कि जो कि आपको नज़र आएगा। ये सर बड़ा, अगर सन भी बताएं तो ये 100 साल पुराना है। ये 1917 का ख़त है हकीम अजमल ख़ान का, बड़ा नादिर नायाब चीज़ है। ये देखिएगा, ये नीचे तारीख़ भी नज़र आ रही होगी आपको, ये तारीख़ है 1917। तो ये मैंने उंगली रखी है, हाँ ये देखिएगा 100 साल से 102 साल हो गए हैं, यानी ये। इसी तरीके से मैं आपको एक और ख़त दिखाता हूँ कि जो आपके पास आ रहा है हज़रत इलामा इकबाल का। इलामा इकबाल का ये ख़त है, ये 1919 का है, यानी पूरे 100 साल पुराना ख़त है। ये देखिएगा, इलामा इकबाल का ख़त है जो कि मेरे दादा के नाम उन्होंने लिखा। इलामा इकबाल हमारे घर में आते थे। मेरे दोस्ती भी इलामा इकबाल के नवासों से भी है। मेरे वालिद साहब की दोस्ती थी इलामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल से। हमारे इस ख़ानदान से बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी रहा है। क्या बात है। इसी तरीके से ये यादें हैं सर की, जी हाँ, बहुत यादें हैं, कीमती जो यादें, हमारी ये बहुत तारीख़ है, ये विरसा नादिर है। और नायाब नुस्खे जी हाँ, यही तो पहचान है हमारी। ये सर अब्दुल कादिर के जो रहे हैं चीफ जस्टिस रहे हैं
हाई कोर्ट के लाहौर के, ये भी 100 साल पुराना ख़त है। तो मैं आपको कुछ अमायदीन के सल्तनत के भी खतूत दिखाता हूँ जो कि आपके सामने नाज़रीन जब तक आते हैं। ये निकाल रहे, मैं चाह रही ये हूँ कि देखिएगा, देखिए जी निकल आए। ये आपके सामने ख़त है मीर मुराद अली खान, खैरपुर मीरस के नवाब खैरपुर मीरस स्टेट के। ये 1916 का ख़त है जो कि मेरे दादा के नाम उन्होंने, ये इनके शाही तबीब रहे हैं मीर खैरपुर मुराद अली खान, हकीम साहब मीर इजाजत है, कॉल अली लें? नवाज खान जो हैं ये खैरपुर मीरस के हकीम रहे साहब हैं। इजाजत, एक लेडी बस की ये कॉल है। आखिरी एक मैं लेटर आखिरी दिखा खत देता दें, हूँ फिर कॉल लेते हैं, ठीक है? ताकि ये है ओके। नवाबजादा मोहम्मद अली खान कजलबाश, ये लाहौर के नवाब फैमिली से ताल्लुक़ है, कजलबाश फैमिली से, जिन्होंने मेरे दादा के क्या नाम यार खत सर, लिखा। बहुत खूबसूरत। मेरे पास ऐसे हमारे सैकड़ों डायरेक्टर खतूत साहब हैं। कह रहे हैं राइटिंग बहुत खूबसूरत जी हाँ, ये उस ज़माने की ये बहुत थी राइटिंग। और मेरे पास मलका विक्टोरिया के भी कुछ खतूत मौजूद हैं जो मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा दिखाऊंगा, जो इंशाल्लाह, परदादा के नाम थे। और बहुत बड़ी शख्सियात हैं। और मेरे पास हकीम अजमल खान की कलमी नुस्खे भी मौजूद हैं जो उनके, मैं इंशाल्लाह ये नादिर चीज़ें नाज़रीन को वक्त वक्त चलिए जी, दिखाता हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? बात कीजिए। जी बेटा, क्या? हाँ, मेरे ख्याल आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है। बारिश की वजह से भी हो जाता है, हाँ। कुछ लोगों के इलाकों में बड़ा प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। आज कराची में भी बारिश अच्छा, है। इनका जो है मैसेज ले लिया करें जब इस तरह कोई प्रॉब्लम हो ना, मैसेज ले। स्लो बोल रही थी, चलिए कुछ इलाकों चलिए, में हाँ, अभी बारिश भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि बारिश से भी कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त कराची में भी आपको पता बड़ी शदीद बारिशें हुई ये हैं, इलेक्ट्रिक का मसला, और टेलीफोन बहुत कनेक्शन का मसला, बहुत बहुत मसाइल हैं। फिर ये कि बकरीद के बाद जो है जो इतना पॉल्यूशन, जितना गंदगी सही। और वो आलाइशें जो हैं वो उठाने में जितनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त, मैं डिफेंस में गया हूँ, डिफेंस का हाल जो है वो इस वक्त ये है कि कचरा कुंडी नहीं बना रहा, हुआ लग है नहीं रहा डिफेंस। पूरा वो डिफेंस नहीं लग रहा। बल्कि मैं वहाँ के रहने वालों से, बल्कि पूरे कराची में रहने वाले लोगों को बाकायदा उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो उन्होंने हर हालात में जो है जिंदगी को गुजारा है। अच्छा, हमारी तरह अफसर कलाम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी अफसर मैं साहब। कराची से अफसर कलाम बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। हकीम साहब से पूछना है जी, कि मेरे घुटने में जो है ना तकरीबन ये 1 महीने से काफी दर्द है, सीधे पैर के घुटने में। अच्छा, और मैंने शुगर अभी चेक करवाया रिसेंटली, तो मेरा फास्टिंग में 226 है और रैंडम में 458। बेटा आप तो एक्सरे भी करवाया मैंने, तो उसमें घुटने में कह रहे हैं नोके वगैरह निकल आई हैं। मुझे काफी तकलीफ हाँ, है, पैर में समझ गया। पैर मुड़ नहीं रहा है। मैं आपकी बात समझ गया। आप गुलिस्तान जौहर में ही रहते हैं, बहुत करीब हैं। अभी आप मुझे शाम को आ जाएं। शाम आज भी मैं जुमे के रोज़ बैठूंगा शाम 5 से रात 9 बजे तक, तो आप आ जाइए। इस दौरान में चेकअप करवा लीजिएगा, बहुत शुक्रिया अफसर, आपको आपने बेहतरीन कॉल चीज़ की। दे देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। इनको घुटनों में दर्द है लेकिन शुगर है तो इनको जरूर जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल क्योंकि लाजमी हड्डियों आना में बहुत पेन होता है शुगर से तो वाकई ऑस्ट्रोप्रोसिस हो जाता है। और खवातीन में तो बहुत ज़्यादा ये ऑस्ट्रोप्रोसिस का प्रॉब्लम है। और इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं अभी गोश्त की बात करी थी, लेकिन मैंने सुना है और आपसे भी डिस्कस हुई थी, तो ओजरी हमारे आंतों के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन लोग खाते नहीं। आप ओजरी के कुछ फवाइद बताइए ना सर। देखिए, हर चीज़ जो है दिल के लिए है। अल्लाह ताला ने दिल को बनाया है और उसमें वो अफादियत रखी है कि जो दिल के इमराज के लिए बेहतरीन है। इसी तरह लीवर है, वो खून पैदा करता है। तो लीवर जो खून की कमी जिन लोगों में है, एनीमिक पेशेंट हैं, उनको कलेजिक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरीके से पेट के इमराज में जो है ये ओजड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। ओजड़ी का इस्तेमाल करें। लोग नहीं खाते। मैं ये देखता हूँ कि नहीं करते, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। लोग बोलेंगे क्या बात करें, मुझे मेरी वालदा बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह गुर्दे के मरीज जो हैं वो अगर गुर्दों का इस्तेमाल करें खाने में, तो गुर्दों को फायदा होता है। हमारे इधर मैंने कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना है आपने हकीम साहब से? मैडम, मेरा नाम अमीन कुरैशी है। ओके अमीन साहब।
मैडम मेरे प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और पेट मेरा जो है लटकने लग गया है और तकरीबन मेरा 120 किलोग्राम वजन है। तो मैं हकीम साहब से चाहता हूँ कि हकीम साहब कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जिससे आपका कराची में है? सही कर सकूं। कराची में है? जी कराची में मैं रहता हूँ। मैं ये अपना मलिर कैंट में रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप बेटा, मैंने अभी अपनी अस्करी ब्राउन कैप्सूल बताए हैं, वो आप मेरे पास आइए, चेकअप करवा लीजिए। और वो पेट के मोटापे के मरीज लोगों के लिए, मोटे हजरात के लिए बिलखुसूस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरह मेरे पास और भी कुछ प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं अभी आपको 2 चीज़ें मैंने बताई हैं। आप एक बात याद रखिए कि अपना वॉक लाजमी रखें। सुबह के वक्त में पानी 3 से 4 गिलास पानी वक्तन वक्तन पिएं, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियां जो है उनसे आपको निजात मिल जाएगी। मुझे समझ नहीं आती, लोग जब इतना वेट 120, 90 कहाँ तक पहुँच जाता है, इससे पहले क्यों नहीं सोचते कि ये थोड़ा सा भी वेट अगर ज़रा बढ़ रहा है तो फ़ौरन क्यों नहीं इसका सब्स्टिट्यूट। हमारे दरबार में कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जफर नदीम फ्रॉम कराची। जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ बोले। वालेकुम सलाम। हकीम साहब आप बात। जी बेटा, बात बताएं, क्या मसला है आपका? जी जफर बात कर रहा हूँ बस। जी कहाँ से? हेलो हकीम साहब, मसला ये है कि मेरे जो है ना, कोई भी मैं दवाई खाता हूँ ना, हाँ। मुझे एलर्जी हो जाती है। ओके, अच्छा तो आप तो इसका मैं आपको खा सकता एक तो दवाई किस पर्पस के लिए खा रहे हैं बेटा, सर? आप हर्बल दवाइयाँ खा रहे हैं या दूसरी अंग्रेजी दवा खा रहे हैं? अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं? एक तो आप टीवी से अपनी वो टीवी को मत देखें, हाँ। हमसे बात करें। असल में- और दूसरा, आपको प्रॉब्लम क्या है जिसके पर्पस में आप दवाइयाँ खा रहे हैं? जो आपको एलर्जी हो जाती है, कोई बीमारी है आपको कि दवाइयाँ खाना पड़ रही हैं? और वो कौन सी खा रहे हैं? हर्बल खा रहे हैं? असल बात यह है, आप सही तरह बता नहीं असल पा में रहे। बात यह है कि जो इनकी बात कुछ मैं समझ गया हूँ, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो वो रिएक्शन कर जाती हैं। ये इनको चाहिए कि ये हर्बल मेडिसिन की तरफ आएँ। लेकिन चीज़ ये है कि अब एलोपैथिक मेडिसिन बुरी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। हमें खुद जो प्रॉब्लम होती है हम हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब हम इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकल आते हैं तो हमें फ़ौरन तौर पर हर्बल मेडिसिन की तरफ आ जाना चाहिए या होम्योपैथिक की तरफ आ जाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी से उस मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स ख़त्म हो जाए। देखिए, डॉक्टर भी बताता है, मैं खुद MD डॉक्टर हूँ, मैंने खुद अमेरिका से क्वालिफाई किया हुआ है डॉक्टर मेडिसिन, और मैं होम्योपैथिक भी मैंने क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर भी किया है। मैं तमाम वे ऑफ ट्रीटमेंट्स को समझता हूँ, मैं किसी वे ऑफ ट्रीटमेंट को गलत नहीं समझता, लेकिन अपनी अपनी जगह हर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल जो है वो अगर हमें आ जाए, हम ये समझें कि जब भी एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है जब इमरजेंसी कंडीशन से निकल जाए तो फ़ौरन हर्बल मेडिसिन की तरफ आ जाए, ताकि आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाए। तो मैं ये आप लोगों को पैगाम देता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि उनको रिएक्ट कर रहा है, और कोई भी मेडिसिन सारी ज़िंदगी खाने के लिए नहीं होती। ये भी बता दी जाए कि ये मेडिसिन जो आप सारी ज़िंदगी खाते हैं, ये आप मुसलसल बीमारियों का शिकार होते हैं, और डॉक्टर खुद कहता है कि इस दवाइयों के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अगर आप एक मर्ज का इलाज कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 4 अमराज मजीद लगने का आपको एहतमाल है, और 4 आप मुसलसल मरीज रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। उसी के लिए मैंने ये अस्करी ग्रीन बनाया है, आप इसको इस्तेमाल करें, ये जिस्म से 100 बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। अस्करी ग्रीन, ओके, ताकि आपके लिए एक मुस्तकिल तौर पर मैं समझता हूँ कि ये आप इस्तेमाल करके देखिए, आपके जिस्म से ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रेन ट्यूमर, तमाम बॉडी के जितने इमराज हैं वो रफा हो जाएंगे, और मुस्तकिल तरीके से आप बहुत जल्द सेहतियाब आप जरा बताइएगा, दोबारा जरा शो कीजिएगा अस्करी ग्रीन को, प्लीज जरा शो कीजिएगा। यस, ये है अस्करी ग्रीन, नाज़रीन आप देख रहे हैं। और ये मार्केट में मैंने नहीं दिया, आप बाजारों में इसको तलाश ना करें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब हमने स्टोर छान लिए मगर हमें नहीं मिला। ये सिर्फ आपको मुझसे मिलेगा, और आप जिनको पूरे पाकिस्तान में जिनको दरकार है वो मुझसे रब्ता करके बराह रास्त कोई भी इतनी सारी अफादियत वाली चीजें डालते नहीं है ना, मसला ये। समरीन फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब से क्या पूछना है आपने समरीन? असल में हकीम साहब, मेरे
मुंह के अंदर कैंसर था। जी तो 3-4 फोन का हमने ऑपरेट करवाया, तो जो है वो उनकी है ना सारी रिपोर्टें क्लियर आ गई थी 3 महीने तक। अब उनको जो है ना गले में राइट साइड पे, नीचे की साइड पे जो है वो उनको है ना दाने निकले थे 3। अच्छा। उसके अंदर से जो है ना पस निकल रहा था, वो क्लीन हो गए बिल्कुल। लेकिन है ना अभी हमने उनकी बायोप्सी करवाई और है ना उनकी जो है पस की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना इशू आ रहा है। ठीक तो है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ हकीम साहब कि है ना मेरे अब्बू को ऐसी कोई आप दवाई दे दें। हाँ बेटा, आप अच्छा, की आवाज़ बंद ये- होगी, आप मेरे पास मेरे इनका मतलब में आ नंबर ले जाएं। लीजिए। गालिबन ये कराची से बोल रही हैं, इनका लहजा बता रहा था। और मेरे मतलब में आ जाएं, मैं अपने अब्बू को ला सकती हैं, उनको ले आएँ या उनकी 7 रिपोर्ट्स ले आएँ। मैं नाज़रीन को ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास मेरा व्हाट्सएप जो है नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे भी जहाँ भी आप बैठे हैं मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजें। और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी बेहतरीन- मौजूद है, बेहतरीन बात आप की ऑनलाइन यानी कैमरा पे जो है मुझे मरीज चेकअप करवा लें और उनकी सारी रिपोर्ट्स दिखाएं। मैं यहाँ दुनिया में कहीं भी मरीज़ हैं, मैं यहाँ बैठे बैठे उनको प्रिस्क्राइब भी करूँगा, उनको वहाँ दवाइयाँ भी भेज दूँगा और वहाँ से जो मिलती हैं दवाएं, ये प्रोडक्ट हैं, वो वहाँ से भी बता दूँगा। क्योंकि कुछ ममालिक में हर मेडिसिन भेजने की पाबंदी है, हकीम साहब, तो मैं मैं- वहाँ से उनको मेडिसिन भी मैं रिकमेंड मैं कर दूँगा। यकीन करें जब ये कह रहे थे ना बात, और इन्होंने कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की है, और ये सब माशाल्लाह इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई रिलेटिव है किसी का आउट ऑफ कंट्री है, वो भी उससे शेयर कर सकते हैं। ईजी इनका नंबर जाएगा, वो बंदा चाहे दूर क्यों ना हो, सऊदीया में हो, अमेरिका में हो, इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं जब इन्होंने अपने अब वालिद साहब की बात की तो मुझे वो सोशल मीडिया पे जो है पर्सन आ गया कि उसको कैंसर था, और मुझे फिर हकीम साहब की बातें याद आ गई कि इन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए। सर वो एक एजेड बंदे थे, 50 से अबव उनकी हाँ। 60, उन्होंने डॉक्टर ने वो दिखाया, उसका अपर लिप ऊपर किया, उसमें कीड़े जो चल रहे थे। उन्होंने कहा इसको जी, ये जी, क्या है कि वो गुटखा और ये चीजें खाने से बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है वो अगर वो मेरा दिल भी वो खराब हो रहा है, वो हाँ। साफ भी करे, क्योंकि वो उसकी पूरी आंतों में कहीं से आ रहे होंगे तो वो यहाँ पर आ रहे हैं हाँ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे केसेस हैं नाज़रीन। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप तो मैं- नहीं मैंने देख इनको पाएंगे। मना किया था, मैंने मैं कहा कुछ मुझे ऐसे प्लीज मत केसेस को हाँ। इंशाल्लाह अगली दफा लेकर आऊंगा जो कैंसर जो थे, treat हो चुके जिनको हैं। 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं और अभी तक अल्लाह ताला की रहमत से वो उससे बिल्कुल सेहतियाब सर नहीं लाहौर है। से आपके लिए कॉल है, समझे सर ना? लाहौर वो से। नेक्स्ट टाइम मैं लेकर जी आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। शाहिद साहब आप लाहौर से कॉल किया आपने? छोटी बच्ची उसकी 16 साल उम्र है, उसके ना खाने के बाद थोड़ा सा हकीम साहब के पीछे गले में से खून आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कहाँ से खून आता है? आराम से कॉल नहीं काटिएगा इनकी अभी तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। खून गले से खाने के बाद जब खाने के बाद में जब उसको हल्का सा खाने के बाद इनका खून आता है? अच्छा, खाना खाने के बाद? हाँ जब खांसती है, खांसती है। तो ये कब से आपको भाई प्रॉब्लम? 15 दिन हुए हैं। शाहिद साहब आपको ये प्रॉब्लम कब से है? तो तकरीबन 2 वीक्स 2। अच्छा ठीक, चले मैं इनको लाहौर बताता से हूँ, कॉल- लाहौर से है तो अच्छा, इनको मैंने अभी मैं आपसे जिक्र भी पहले किया एक बात कह दूं। एक तो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इनका नंबर चल रहा है और ये बहुत जल्द इन्होंने एक अपना टूर बनाया है आप लोगों के लिए। ये पेशावर भी आएंगे, ये लाहौर भी आएंगे और जहाँ जहाँ इस्लामाबाद इनके भी है, इस्लामाबाद पिंडी है इस्लामाबाद। और पिंडी जहाँ जहाँ इनके जो अभी पेशेंट ने कॉल की है और इन्होंने खुद कहा है कि मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पास खुद जाएंगे ये। तो आप भी तशरीफ ले आइएगा और अपॉइंटमेंट लीजिएगा नाज़रीन। जिन जिन लोगों को टोकन मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, उन लोगों को मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत जी, सारा रश बिल्कुल, हो जाता है और बिलखुसूस तौर पर मुझे वो क्रॉनिक पेशेंट देखने हैं जो बेचारे लाचार भी हैं, परेशान भी हैं। तो हकीम साहब टाइम खत्म हो गया है और मैंने वैसे तो सबको कह दिया, आपसे जो ऐसे पेशेंट है जो आपसे दूर हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपने कहा कि मोबाइल के थ्रू, वीडियो के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। सर बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई पैगाम चाहिए? सर नहीं, टाइम बहुत ओवर हो गया, वो असल में आपका दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मिलेंगे नए टॉपिक के बहुत साथ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, एवरी फ्राइडे हकीम अस्करी साहब हमारे साथ होते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होती है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फ्राइडे को इनके साथ मिलेंगे, लेकिन हमारी मुलाकात होगी पीर को आपके साथ। लेते हैं आपसे इजाज़त और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, ख़ास तौर पे वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।